So we have discussed chapter 3 last time, this block elements, and I told you कि आप उसके MCQs जो हैं वो उसको आप सॉल्व करने की मैक्सिमम कोशिश करें। यकीनन कुछ MCQs में कल भी इशू था और आगे जाकर भी आ सकता है यकीनन, क्योंकि वो टोटली मैंने बताया कि जो कंप्लीट MCQs हैं वो फेडरल बोर्ड से ही बने हुए हैं टोटली। तो उसमें काफ़ी MCQs में आपको मसला आ रहा होगा जो आपके सिंटेक्स में आपको लाइन बाय लाइन कहीं पे भी वो चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो यकीनन इसलिए ही उसको रख के वो एक अलग डिस्कशन है। मैं बताता हूँ, लेक्चर की डिस्कशन एक अलग डिस्कशन होती है और MCQs को डिस्कस करने में एक अलग क्लास होती है, क्योंकि उसी में पूरा एक क्लास सिर्फ MCQs को डिस्कस करने में लगता है। और मैंने सोचा भी कि उसके अंदर इस तरह के MCQs डाले गए जो थोड़े टिपिकल ना और ट्रिकी हो, ना कि वो डायरेक्ट जो इंटर में आपके MCQs आ रहे होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में वो बिल्कुल डिफरेंट आते हैं, वो बहुत ईजी आते हैं अगर वो लेक्चर से ही निकल जाते हैं सारे। लेकिन जो एप्टीट्यूड के MCQs हैं वो लेक्चर से मैक्सिमम नहीं निकल रहे होते, ताकि आप एक ही आदत डले आपके अंदर रिसर्च करने की, तहकीक करने की कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तब वो फिर एप्टीट्यूड के MCQs कहलाएंगे। वरना तो वो जर्नल से आपके कोई इंटर के ही MCQs फिर वो कहलाएंगे जो आप 10 ईयर से सॉल्व कर रहे होते हैं। फ़र्क तो रहेगा नहीं। और एक वाइड डिफरेंस आपको दिखता है इंटर के MCQs में और एप्टीट्यूड के MCQs में, एक वाइड एक फ़र्क दिखता है, क्योंकि इंटर के MCQs आप इजीली अटैम्प्ट कर पाते हैं, मतलब 10 में से 8 9 तो आप ऐसे ही कर लेते हैं, बट इसमें 5 से ज़्यादा आप नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर इसमें ट्रेंड्स पर बात हो रही होती है, प्रॉपर्टीज़ पर बात हो रही होती हैं, है ना, सॉल्युबिलिटीज़ पर बात हो रही होती हैं, इन चीज़ों पर ना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो चीज़ जो एक रेगुलर ट्रेंड को फॉलो करती है उस पर बात हो रही होती है। तो आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 1 2 3 हमने डिस्कस कर लिया था और काफ़ी अच्छा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यही रूल है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से वो बोरिंग होते जाते। तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पे आ रहा हूँ, मतलब लाइक चैप्टर 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ और इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि चैप्टर 4 अगर स्टार्ट करता तो क्वाइट डिफ़िकल्ट है, ठीक है। अगर आप सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा, लेकिन आपको जानते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं चैप्टर 4 और 5 के अंदर। तो इसके लिए फिर मैं आता हूँ एक सिंपल एक चैप्टर की तरफ जो 1 डे में ख़त्म हो सकता है, दैट इज़ चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नामियाती कीमिया का तारुफ, ठीक है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करती है, इसके 3 डेफिनेशंस हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नामियाती कीमिया जिसको हम कहते हैं, ऑर्गेनिज्म से निकला है ऑर्गेनिक का वर्ड ऑर्गेनिज्म से निकला है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करती है उन कंपाउंड्स के साथ जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होता है। हर वो कंपाउंड जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। और ऑर्गेनिक का जो वर्ड है वो ड्राइव किया जा रहा है ऑर्गेनिज्म से ही, ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म से ही निकला है ऑर्गेनिक। लिविंग ऑर्गेनिजम्स से जो रिलेटेड जो भी हम और कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको डिस्कस किया जाता है। तो वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो उन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। और ऑर्गेनिक का वर्ड ही ऑर्गेनिज्म से निकला है, ठीक है। ये फर्स्ट डेफिनेशन है। जैसे यूरिया वगैरह, यूरिया है, क्लोरोफिल है, स्टार्च है, ग्लूकोज है, ये सब हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होता है। हेमोग्लोबिन है, तो इन सबको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करती है कार्बन कंपाउंड से। कार्बन की केमिस्ट्री ऑफ कार्बन भी हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो कार्बन की केमिस्ट्री कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन हर कार्बन के कंपाउंड को, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड को हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, लाइक सारे अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन इंडिकेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन इंडिकीन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉन इंडिकाइन। इस तरह से एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडामाइड्स, अमाइंस, अमाइडो ग्रुप्स, अल्काइल हैलाइड्स, मर्सेप्टन्स, साइनाइड्स, नाइट्राइल्स, थायोअल्कोहल्स, बहुत सारे कंपाउंड डिस्कस करते हैं। ये सब और कार्बन के बेस्ड कंपाउंड है, तो ये सब कार्बन बेस्ड कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक है। लेकिन कुछ चंद ऐसे एलिमेंट्स हैं, चंद ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन होने के बावजूद ऑर्गेनिक नहीं है। वो चंद हैं, वो कुछ हैं, को कितने हैं, किसको डिस्कस करते हैं, ये तो पूरे दिन निकल जाएगा, रात के 12 बज जाएंगे, लेकिन डिस्कस नहीं हो सकेगा किस कार्बन कंपाउंड को डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक में। लेकिन किसको को नहीं करते हैं वो छोटे से लिस्ट है, तो वो याद कर लें कि कौन से ऐसे कार्बन कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक में जिसको हम डील नहीं करते, इनऑर्गेनिक में उसको हम डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिस्कस करते हैं, हर कार्बन कंपाउंड को हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन कुछ कार्बन कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक में डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। और दीज आर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, दिस इज आइन, कार्बोनेट्स, ऑल कार्बोनेट्स, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑल बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, एंड कार्बाइड्स और सारे कार्बाइड्स। इनको बस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सारे कार्बोनेट्स, सारे बाइकार्बोनेट और सारे कार्बाइड्स। कार्बाइड्स आप जानते हैं किसको कहते हैं, जब कार्बन नेगेटिव चार्ज अकेला मौजूद हो तो दैट इज कार्बाइड, ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड वगैरह। उसको छोड़कर बाकी तमाम ऑर्गेनिक जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील कर रहे होते हैं,
ठीक है, ये सारे इनऑर्गेनिक है सिर्फ। बस समझ में आ रही है? ये वाला चार्ज फिलहाल अभी फजान रूल में नहीं बता रहा, आगे जब बताऊंगा चैप्टर फर्स्ट टाइम में बताऊंगा। ये मैं अभी सेकेंड का टॉपिक है नहीं है, ये रूल्स पे होता है कि पोलोटोमिक आयन किस वजह से आता है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आप उसको याद ही रखते सेकेंड ईयर में, कार्बोनेट इज दिस, बाइकार्बोनेट इज दिस। मैं बहुत दे रहा था चार्ज अपेयर्स, ये फर्स्ट ईयर एक्सप्लेन करेगी आपको, सेकेंड ईयर नहीं करेगी। द ब्रांच, अच्छा थर्ड डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील करती है स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी से, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, दिस इज हाइड्रोकार्बन। तो 3 डेफिनेशन हमारे पास जो है वो बन गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाने वाले कंपाउंड। सेकंड, सारे कार्बन कंपाउंड्स जिसमें आपके पास कुछ एक्सेप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स, और साथ में तमाम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और हाइड्रोकार्बन से एक्सेप्ट कुछ हाइड्रोकार्बन्स, अच्छा सारे हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी सॉरी जो है वो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, बेंजीन वगैरह सारे। क्लियर है? तो कुछ लिखना है किसी को या फिर आगे बढ़ते हैं? ईजी है बहुत ज़्यादा, पता है ये चीज़ तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, देयर इज़ नथिंग वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, कार्बन ही क्यों, ये सवाल होता है कि वाई कार्बन मेक्स सो मैनी कंपाउंड्स। क्योंकि देखो पीरियोडिक टेबल में टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट हैं। 118 एलिमेंट में से अगर कार्बन को हटा दो तो 117 एलिमेंट बच जाते हैं। और कार्बन अकेले कितने % कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है? 99% कंपाउंड की फॉर्मेशन अकेला कार्बन करता है, और बाकी सिर्फ 1% कंपाउंड की फॉर्मेशन ये बाकी एलिमेंट्स करते हैं। तो अकेला कार्बन जो है वो दुनिया के 99% कंपाउंड्स बनाता है, और बाकी 117 एलिमेंट मिलकर जो है वो 1% कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कंपाउंड सिर्फ कार्बन बना रहा होता है। अब कार्बन इतने ज़्यादा कंपाउंड कैसे बना पाता है, या मिलियंस ऑफ कंपाउंड कैसे बना पाता है? ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, कैटेनेशन की वजह से। कैटेनेशन किसे कहते हैं? कैटेनेशन की क्या डेफिनेशन है भाई? कैटेनेशन, एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स। कार्बन की एबिलिटी, कार्बन की सलाहियत। कैटेनेशन क्या है? कार्बन की ऐसी सलाहियत जिसके ज़रिए वो लंबे चेन और रिंग्स बना सके, उसको हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है? कार्बन की लंबे लंबे चेन और लंबे लंबे रिंग्स बनाने की जो सलाहियत होती है वो कैटेनेशन कहलाती है। तो कार्बन एक स्पेशल एलिमेंट है जिसके अंदर ये क्वालिटी आती है कैटेनेशन की। सवाल ये भी पैदा होता है कि ये प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर ही क्यों आती है, किसी और एलिमेंट के अंदर क्यों नहीं आती है? तो एक तो टेट्रावैलेंसी है, और दूसरा इसका स्मॉल साइज़ है। टेट्रावैलेंसी तो 4A ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के अंदर होती है, वो तो सिलिकॉन के अंदर भी है, जर्मेनियम के अंदर भी है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंट तो वो भी होते हैं, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं। अगरचे वो भी टेट्रावैलेंट है, उसके लास्ट में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, वो भी 4A ग्रुप के एलिमेंट है। लेकिन कार्बन के पास प्रॉपर्टी ये है कि टेट्रावैलेंट तो है ही है, उसके साथ साथ उसका स्मॉल साइज़ भी है, उसका स्मॉल साइज़ भी, उसका साइज़ भी बहुत छोटा है। तो स्मॉल साइज़ होने की वजह से क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग आराम से हो जाती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आराम से कर लेते हैं। तो स्मॉल साइज़ की वजह से और टेट्रावैलेंट होने की वजह से, 4 बॉन्ड बनाने की वजह से कार्बन के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी आती है जिसको हम कैटेनेशन कहते हैं। और कैटेनेशन का मतलब है कि कार्बन की वो प्रॉपर्टी जिसके जरिए वो लॉन्ग चेन और रिंग्स की फॉर्मेशन करता है। बस समझ आ गई? क्या है कैटेनेशन, इसकी डेफिनेशन किसे कहते हैं? कैटेनेशन सिंपल एक वर्ड में दो एक लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है किसी भी चीज़ के बारे में। एक लाइन लिख दिया, एक लाइन से ज़्यादा नहीं, मतलब उसमें आप ये बात ख़त्म करें करके, ये नहीं कि पूरी डेफिनेशन लिख रहे बैठ के, फिर तो आपके इंटर और एप्टीट्यूड में फ़र्क ही नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो ये एक थ्योरी हमारे पास होती है VFT, जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। तो VFT जिसको हम लोग कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, तो वो ये थ्योरी जो है वो प्रपोज किया था एक ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। और ये थ्योरी ये कहती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट वी कैन नॉट सिंथेसाइज इट इन लेबोरेटरी। वाइटल फोर्स थ्योरी VFT ये कहती है, ये हज़ारों साल पहले एरिस्टोटल ने बताया था कि सिर्फ जिंदा अजसाम ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पैदा कर सकती हैं। और अगर आप लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर खड़े होकर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते, लैब के अंदर नहीं बना सकते, बनेगा तो एक प्लांट या एनिमल ही उसको बनाएगा, इंसान या जानवर या जो है वो पौधे ही उसको बनाएंगे, लैब में नहीं बना सकते। लाइक यूरिया इज एक्चुअली अ कंपाउंड दैट इज प्रेजेंट इन द वेस्ट मटेरियल और एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो यूरिया जो होता है दैट
that can be synthesized by a living organism by the digestive in the form of digestive waste. तो ये लैब में नहीं बनाया जा सकता था, यकीनन यूरिया लैब में नहीं बनाया जा सकता था। एरिस्टोटल ये कहता है ये सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्वालिटी है कि वो खाने पीने की चीज़ों को यूरिया में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट, दिस थ्योरी वॉज प्रूव्ड रॉन्ग बाय अ जर्मन केमिस्ट। अच्छा, इस थ्योरी को गलत किसने साबित किया? एक जर्मन केमिस्ट थे, बहुत मशहूर है, फ्रेडरिच वोहलर। फ्रेडरिच वोहलर एक जर्मन केमिस्ट थे, इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है। और 1828 में 1828 में क्या किया कि उन्होंने जो है वो इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ किया, इस थ्योरी को गलत साबित किया 1828 में 1828 में, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब बाबाए नामियाती कीमिया, कुछ भी ऐसा कह लें। उन्होंने क्या था भाई कि उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था जिसका नाम था अमोनियम साइनेट। इट इज़ नॉट अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड इज़ अ डिफरेंट थिंग। बहुत सारे बच्चे इसको लिखते हैं पेपर में अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड एक अलग कंपाउंड होता है, साइनाइड एक अलग कंपाउंड है, दैट इज़ NH4CN, दिस इज़ अमोनियम साइनाइड, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़, यहाँ पर मैंने लिखा है अमोनियम साइनेट। साइनेट इज़ अ डिफरेंट कंपाउंड। साइनेट में क्या होता है कि CN के साथ O भी लगा होता है, दिस इज साइनेट। तो अमोनियम साइनेट इसने क्या किया, इसने पानी के साथ बॉयल किया और देखा कि एक कंपाउंड बना, और जिस कंपाउंड को जब उसने चेक किया कि ये कंपाउंड क्या बना है, थोड़ा अब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है तो उसके फॉर्मूले को देखने का एक तरीका होता है जिसको फर्स्ट टर्म में चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा, दैट इज़ कंबस्टन एनालिसिस। कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई बनता है या कोई कंपाउंड बनता है उसके फॉर्मूला निकालने के लिए हम उसकी कंबस्टन एनालिसिस करते हैं। वो स्टेप मेथड्स होते हैं हमारे पास डिफरेंट। तो कंबस्टन एनालिसिस के थ्रू उसने देखा कि यार ये जो कंपाउंड बना है इसका फॉर्मूला सेम वैसे ही जैसे यूरिया का फॉर्मूला होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है। तो वो देख कर परेशान रह गया कि ये मैंने लैब के अंदर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर दिया। इस तरह से यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो डिस्कवर हुआ था। यूरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी डिस्कवर्ड, और जिसको फ्रेडरिच वोहलर ने किया था अमोनियम साइनाइड को पानी में बॉईल करके। एक्सीडेंटली हुआ था ये काम, और यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई। बाद में और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड को बताया, लैब के अंदर ही वो कंपाउंड को बनाया जो कि लैब में पहले बनाया नहीं जा सकता था। जैसे कोल्बे एक साइंटिस्ट था, उसने एसिटिक एसिड को बनाया लेबोरेटरी के अंदर बाय द मतलब वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के वगैरह करके, पायरोलिग्नस एसिड की चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। तो कोल्बे ने क्या किया था कि एसिटिक एसिड बनाया था लैब के अंदर, जिससे पहले तक वो दरख्तों की छाल से हासिल किया जाता रहा था, दरख्तों की छाल से पहले हासिल किया जाता था। और अब उस एसिटिक एसिड को बनाया जाता है कि इसके ज़रिए भाई अब उसको इंडस्ट्री में बनाया जा सकता है। इसलिए जो आपके एसिटिक एसिड मतलब विनीगर, और अब जो आपके पास विनीगर होता है, ठीक है। तो क्या किया भाई इसने जो है कोल्बे ने एसिटिक एसिड बनाया लैब के अंदर। कोल्बे ने एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया लेबोरेटरी के अंदर बाय बॉइलिंग अमोनियम साइनेट इन वाटर। और ये अमोनियम साइनेट NH4CN और यूरिया का फॉर्मूला अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं दिखाता हूँ, NH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, ठीक है। NH2 दोनों तरफ कार्बन मिलकर अटैच हो गया तो दिस इज़ यूरिया, ठीक है। और दोनों तरफ अगर Cl अटैच हो जाए तो फिर क्या बन जाएगा? अगर दोनों तरफ अगर हम Cl अटैच कर दें तो क्या बन जाएगा? फॉस्जीन बन जाएगी ना, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ अगर हम H अटैच कर दें तो क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा, दोनों तरफ अगर हम CH3 अटैच कर दें तो क्या बन जाएगा? एसीटोन बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बैटल फोर्स थ्योरी, VFT। पॉइंट्स लिखे हैं, फिर मैं बता रहा हूँ कंप्लीट ये पूरा छापे ना, ये इंटर में आते हैं सारा का सारा। इतना आपको एप्टीट्यूड में आपको बस वर्ड्स, जैसे इस पूरे स्लाइड में सबसे मेन बात कि फ्रेडरिच वोहलर ने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर किया जिसका नाम था यूरिया। और यूरिया को उसने कैसे बनाया? अमोनियम साइनाइड को बॉईल करके, और यूरिया का फॉर्मूला ये होता है। उसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट बात इस पूरे स्लाइड के अंदर नहीं दिख रही मुझे, एप्टीट्यूड के लिहाज से मुझे नहीं दिख रही, ना आपको दिखनी चाहिए। और सर ये दिस थ्योरी वॉज प्रपोज बाय, इतना जो लाइन लिखा हुआ है क्या ये नहीं आ सकता कि दिस थ्योरी वॉज डैश बाय ग्रीक? तो भाई नर्सरी क्लास के पेपर होने दे रहे हो, उस तरह के फजूल के सवाल पे आपको नहीं मिल जाएंगे। मेन पॉइंट्स है ना, मैं वो बता रहा हूँ, उस पॉइंट्स को आप याद रखें, ठीक है, और उसी को लिखें, ठीक है। अच्छा, मसला होता है ना हमारे यहाँ बच्चों को हर चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही होती है, ये भी थोड़ा मसला है सबसे बड़ा। उसको जब दो ना बुक हाईलाइट करने के लिए तो वो पूरी किताब हाईलाइट कर देता है। वो तो मैंने देखा एक बच्चे की हाईलाइटिंग देखी, वो पूरा किताब हाईलाइट हुई हुई, एक लाइन उसने नहीं छोड़ा, सर इंपॉर्टेंट लग रहा था सर। तो बच्चा हमारा ये समझ ही नहीं पाता इंपॉर्टेंट है क्या इसमें से।
वो सभी को अंडरलाइन कर देता। तो ऐसा भी नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट निकालने की भी स्किल्स पता होनी चाहिए। ये पॉइंट इस पैराग्राफ में अहम की जा रही है, ये नहीं कि पूरा पूरा ही इंपॉर्टेंट हो गया भाई, तो ऐसा कैसे हो सकता है, हाईलाइट करने की जरूरत ही नहीं रही फिर तो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचुरल सोर्सेज कुदरती तौर पर कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करने के नेचुरल सोर्सेज हमारे पास 4 हैं, वैसे तो सेकेंड ईयर में 3 है, नॉर्मली वैसे 4 होते हैं। एनिमल एंड प्लांट किंगडम, मतलब जानवरों से हासिल कर सकते हैं, पौधों से हासिल कर सकते हैं, कोयले से हासिल कर सकते हैं। नेचुरल गैस मतलब गैस से हासिल कर सकते हैं, पेट्रोलियम तो पेट्रोल से हासिल कर सकते हैं। तो ये 3 जो है वो हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, और बाकी एक एनिमल एंड प्लांट किंगडम भी होता है, मतलब जानवरों से और इंसानों से भी जो है वो, या ह्यूमन बींग से या किसी भी और एनिमल से हम हासिल कर सकते हैं। सही समझ में आ गया। नेचुरल सोर्स कुदरती ज़राए क्या है, कहाँ से निकल सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली, कुदरती तौर पर। क्लियर है? क्या कह रहे हो तुम? एनिमल एंड प्लांट किंगडम नहीं, डायरेक्ट आप प्लांट से हासिल कर पाएँ, डायरेक्ट जैसे ग्लूकोज डायरेक्टली आपको जो है वो प्लांट से हासिल हो सकता है, उसके लिए उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं किसी और चीज़ में। ठीक है, तो इस वजह से उसको प्लांट किंगडम से मुराद है। और कोल भी प्लांट से ही निकल रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं निकल रहा, वो कन्वर्ट होने के बाद आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कोल की जब हम बात करते हैं, कोयला, तो रिड्यूस कोर्स के अंदर भी सेकेंड ईयर में जो सिंध बोर्ड है तो उसके अंदर यही कोयला ही है सिर्फ नेचुरल सोर्सेज में, बाकी पेट्रोलियम नेचुरल गैस नहीं है। एप्टीट्यूड में लेकिन सारी पढ़ना पड़ता है, और फिलहाल अभी तक तो हम सारा ही पढ़ रहे हैं, कुछ भी छोड़ नहीं रहे, चूँकि जब तक अभी कन्फर्मेशन नहीं आती है इस हवाले से कि एंट्री टेस्ट में रिड्यूस से आएगा कि फुल आएगा, सिलेबस क्या बनेगा, उसके बाद ही हम फैसला कर पाएंगे। जब तक तो सारी पढ़ना पड़ेगा सेफ साइड होने के लिए। तो कोल या कोयला, तो कोल और चारकोल में आप जानते हैं फ़र्क है, सभी जानते हैं। चारकोल जो होता है वो आपके लकड़ी जलाने से बनता है, कोयला जो है वो ज़मीन के अंदर से निकलता है। तो कोल एक अमरफस एलोट्रोप है कार्बन का, क्रिस्टलाइन नहीं, अमरफस एलोट्रोप है जो ज़मीन के अंदर से निकलता है, ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। और कोल प्रोड्यूस कैसे होता है? बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज अंडरग्राउंड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। लाखों साल तक पौधे और दरख्त जब ज़मीन पे दबे रह जाते हैं तो उनकी लकड़ी जो है ना वो फुल प्रेशर लगने से, टेम्परेचर लगने से कन्वर्ट हो जाती है किसमें? कोल में, कोयले में कन्वर्ट हो जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस है जो ज़मीन के अंदर चलता रहता है, बहुत स्लो रिएक्शन है, बहुत स्लो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। अच्छा, स्टेजेस याद रखने हैं कि 3 स्टेजेस हैं कोल के, वैसे 4 स्टेजेस भी लिखे होते हैं, कभी कभार 3 स्टेजेस भी होते हैं। ठीक है, मैं 3 स्टेज यहाँ पर आपको पहले बता रहा हूँ। तो लो ग्रेड कोल, मीडियम ग्रेड कोल, हाई ग्रेड कोल, मतलब घटिया कोल, दरमियाना कोल, अच्छा, आला, बेहतरीन कोल, ऐसा कह लो। घटिया, दरमियाना और बेहतरीन, तो लो, हाई और मीडियम यही ग्रेड होता है ना भाई, लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड, हाई ग्रेड। तो लो ग्रेड कोल आपका होता है पीट या लिग्नाइट, जिसको हम कहते हैं पीट या लिग्नाइट, दोनों हमारे लो ग्रेड में ही आते हैं। पीट या लिग्नाइट ये बहुत सॉफ्ट होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है, और विस्कस फ्लूइड उसके अंदर होता है भरा हुआ, मतलब लिक्विड टाइप का होता है, लिक्विड उसके अंदर भरा होता है, और नॉन फ्लेमेबल होता है, जलता नहीं है। और आपको पता है जो चीज़ नॉन फ्लेमेबल होती है इट कैन नॉट बी यूज एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला तो पीट या लिग्नाइट है, जो बहुत सॉफ्ट होता है, दबाने से बिल्कुल दब जाए, लाइट ब्राउन कलर का होता है, विस्कस फ्लूइड, गाढ़ा सा मादा फ्लूइड इसके अंदर होता है, लिक्विड होता है, और जलता नहीं है। तो ये जैसे जब ज़मीन में जब दरख्त वगैरह जब जाते हैं तो उसके बाद कुछ ही सालों के बाद या कुछ 1000 ईयर्स के बाद मतलब जो है वो ये लो ग्रेड कोल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद अगर और वक्त अगर वो रहे तो सेकंड स्टेज उसके ऊपर आ जाता है। जैसे वो है ना 7 एजेस ऑफ मैन आपने पढ़ी है सेकेंडरी में शेक्सपियर की, तो ये 3 स्टेजेस ऑफ कोल है। इंसान के 7 दौर है ना, 7 स्टेज हैं, तो फिर कोयले के 3 स्टेज हैं। ठीक है, मीडियम ग्रेड कोल जिसका हम सॉफ्ट कोल भी कहते हैं, विटामिन भी कहते हैं, विटामिनस कोल भी कहा जाता है। अच्छा, विटामिन फिलहाल हटा देते हैं, ठीक है, तो विटामिन हमारे यहाँ कोल टार को भी कभी कभार कहते हैं बुक के अंदर, तो इसको हटा देते हैं। तो मीडियम ग्रेड कोल, सॉफ्ट कोल या विटामिनस कोल, तो एक ही नाम है, कोई भी नाम दे दें, क्योंकि इसके अंदर से विटामिन निकलता है, दैट से उसको विटामिनस कोल कहा जाता है। तो विटामिन असल में कोल टार को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को विटामिन और विटामिनस कोल के बारे में। विटामिनस कोल मतलब ऐसा कोल जिसमें विटामिन मौजूद है, तो विटामिन खुद क्या है, वो कोल टार है। ठीक है, तो मीडियम ग्रेड कोल, सॉफ्ट कोल, विटामिनस कोल, तो ये भी सॉफ्ट होता है, वेरी सॉफ्ट नहीं होता, डार्क ब्राउन कलर का होता है, इसमें भी विस्कस फ्लूइड होता है, ये भी नॉन फ्लेमेबल होता है, ये भी जलता नहीं। ठीक है, और सबसे आखिरी में जब काफ़ी सालों तक या मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक जब जो है वो या लाखों साल तक जब दबा रह जाए कोयला
मतलब या जब लकड़ी दबी रह जाए ज़मीन के अंदर, फिर वो हाई ग्रेड कोल में, हार्ड कोल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको एंथ्रेसाइट कहा जाता है। तो एंथ्रेसाइट एक हार्ड कोल होता है, सख्त होता है, ब्लैक कलर का होता है, कोई भी इसका फ्लूइड इसके अंदर नहीं होता, सारा सूख चुका होता है और फ्लेमेबल होता है। तो सिर्फ एंथ्रेसाइट वो है जिसको डायरेक्टली आप एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोयले के बारे में सिंपल सी बात यार क्या याद रखनी है कि कोयले का अमरफस एलोट्रोप है कार्बन का, ठीक है। कोयले की 3 स्टेज होती हैं, 3 स्टेज होती हैं। अब उसमें से पहला स्टेज पीट लिग्नाइट कहलाता है, दूसरा स्टेज आपका बिटुमिनस कोल होता है, तीसरा स्टेज एंथ्रेसाइट होता है। शुरू के दोनों जो स्टेजेस हैं उसमें नॉन फ्लेमेबल होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। आखिरी वाला जो है वो ब्लैक कलर का होता है, फ्लेमेबल होता है, विस्कस फ्लूइड नहीं होता। बस इतनी सी बात याद रखें। क्लियर है? तो ये कोल के स्टेजेस हैं, टाइप्स ऑफ कोल भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इंटर से भी रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर से केमिस्ट्री से और एप्टीट्यूड के रिलेटेड तो है ही। हमेशा ऐसा होता है कि एप्टीट्यूड के सेशंस हमेशा इंटर के पेपर्स के बाद ही होते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंटर से पहले सेशन हो रहा है, तो आपकी इंटरमीडिएट में बेनिफिट पहुंचाएगा, आपके समझ रिवाइज हो रहा है इंटर एक तरह से टोटली। और जो कि बिल्कुल फ्रेश है ना, तो ये ज़्यादा जल्दी समझ में आ सकते हैं आपको। बोलो फिर, बोला क्या करें? इस्तेमाल किसका? अच्छा, इसमें लो ग्रेड कोल का तो सिर्फ पूरा कंप्लीट कोल का इस्तेमाल, हाई ग्रेड कोल का। हाई ग्रेड कोल डायरेक्टली, हाई ग्रेड कोल चूँकि फ्लेमेबल है तो उसको डायरेक्टली एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूल मतलब इसको ईंधन के पर्पस में, एनर्जी के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई स्टीम इंजन वगैरह चलाने के लिए हो गया पुराने वक्तों में जैसे किया जाता। लिक्विड कहाँ है? ये तो सॉलिड होता है ना। सॉलिड फ्यूल भी तो होता है भट्टी में, फर्नेस में, जैसे ट्रेन वगैरह नहीं होते तो पुराने ज़माने में टॉम एंड जेरी में देखा होगा, वो बेलचे से जाके जो करके डालते थे वो कोयला, तो आग जलता था, फिर वो ट्रेन जलती थी आगे। पुराने ज़माने की चिक चिक वाली जो गाड़ी होती थी हमारी, ठीक है तो वो वाली जो उसमें जो काला काला धुआं निकलता था। अब तो नहीं है वैसी गाड़ियाँ नॉर्मली, पहले जो होती थी। अब तो डीजल इंजन से चलती है ना ट्रेन, पहले कोयले से चला करती थी, स्टीम इंजन, तो वो एंथ्रेसाइट यूज़ किया जाता था उसके अंदर, हाई ग्रेड कोल। अभी भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, कुछ और स्टीम बॉयलर्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। बॉयलर वगैरह होते हैं कंपनीज़ में, जिसमें पानी को बॉयल करना पड़ता है, फिर उसको बॉयल करके स्टीम जनरेट करते हैं, फिर वो स्टीम से टरबाइन घुमाते हैं, बिजली बनाते हैं। ये सब करने के लिए आज भी एंथ्रेसाइट इस्तेमाल होता है। घरों पे नहीं होता नॉर्मली इस्तेमाल, इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है। आगे बढ़े। अच्छा, ये इसमें डिफरेंट जो है वो ये शेप्स आपको दिख रही हैं, टाइप्स। तो ये पीट होता है जो नॉर्मली लकड़ी टाइप का ही होता है, थोड़ा सा ग्रीनिश घास भी उसके अंदर होता है लगा हुआ ना, तो ये पीट होता है। उसके बाद थोड़ा और सख्त हुआ तो दिस इज लिग्नाइट, और ज़्यादा थोड़ा सा सख्त हुआ तो दैट इज़ बिटुमिनस कोल, और बिल्कुल ब्लैक कलर का जब हो गया ना ये तो दैट इज़ योर हार्ड हो गया, इसमें उसका फ्लूइड नहीं, दैट इज़ एंथ्रेसाइट। पीट लिग्नाइट अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते हैं, मैंने शायद बताया था। 3 स्टेजेस हमारे बुक के लिहाज से उसमें 3 स्टेजेस लिखे हुए होते हैं, लेकिन स्टेजेस एक्चुअल में जो हमारे पास है ना, एक्चुअल में जो स्टेजेस हमारे पास है वो 4 हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल और एंथ्रेसाइट। हम पीट लिग्नाइट को मिलाकर पढ़ लेते हैं सेकेंड टर्म में, ठीक है। तो वरना ये अलग है, पहले पीट अलग चुके हैं, फिर ये लिग्नाइट। पीट तो नॉर्मली मतलब ज़मीन के अंदर गिया है, कुछ ही सालों में जो है वो पीट में कन्वर्ट हो जाता है, जब लकड़ी जो ज़मीन में जाती है। लकड़ी होता है तो लकड़ी होती है, घास में है तो ग्रीन कलर भी इसका हो रहा होता है थोड़ा थोड़ा घास वगैरह की वजह से, तो उसके बाद लिग्नाइट ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो साइड से डायग्राम नहीं बनाना भाई। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बिटुमिनस कोल। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था मीडियम ग्रेड कोल जो होता है, वैसे लो ग्रेड कोल तो सबसे बेकार है, पीट लिग्नाइट का कोई काम वाम नहीं है, उसको फेंक दो उठा के। एंथ्रेसाइट का इस्तेमाल है, उसको इस्तेमाल करते हैं, मैंने बताया स्टीम इंजन वगैरह में, बॉयलर में इस्तेमाल करते हैं। मीडियम ग्रेड कोल जो है आपका बिटुमिनस कोल, नाउ इट इज़ आल्सो यूजफुल, इसका भी इस्तेमाल है। बिटुमिनस कोल को डायरेक्टली इस्तेमाल हम किसी चीज़ में नहीं करते हैं, ठीक है। दिस शुड बी नॉट, अगेन मैं बता रहा हूँ, दिस शुड बी बिटुमिनस कोल, कि जो आपके पास बिटुमिनस कोल है इसका डायरेक्टली इस्तेमाल हम जो है वो नहीं करते, बल्कि इसकी हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करा सकते हैं। जब कोई सॉलिड है, किसी सॉलिड चीज़ में से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना होता है तो हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आप उसको हीट कर देते हैं, हवा की गैर मौजूदगी में हीट करते हैं। इस डिस्टिलेटर के अंदर ये मैंने पूरी शेप बनाई हुई है डिस्टिलेटर इसकी। तो द बिटुमिनस इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो 3 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। देखो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जो है वो ये डाल दिया है, दिस इज बिटुमिनस कोल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इसको बर्न कर दिया है। तो बर्न जब इसको कर दिया है तब इससे क्या होता है बच्चे, देखो कि यहाँ से सबसे पहले तो ये 3 चीज़ों में कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये पहले तो सॉलिड बच जाता है, पाउडर्ड कोल जिसको कह रहे हैं, सॉलिड में जो बच जाता है आपके पास दैट इज़ कोक बच जाता है इसके अंदर। उसके बाद जो उसकी गैसेस इसके अंदर से जो निकलते हैं, पहले उसको ये पास किया जाता है यहाँ, ठीक है, अगले टेस्ट ट्यूब पे, और ये लिक्विड सुनवा जितनी भी चीज़ होती हैं वो नीचे जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें आ जाती हैं। लिक्विड में जो चीज़ आती है दैट इज़ कोल टार आता है। फिर जो भी गैसेज होती हैं ना वो गैसेज यहाँ से बाहर निकल जाती हैं, दैट इज़ कोल गैस। तो कोल गैस इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारे पास एक डिस्टिलेटर है।
जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि बिटामिनस कोल जो आपके पास है, जो आपके पास मीडियम ग्रेड कोल है, जो आपके पास सॉफ्ट कोल है, आप उसको इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हवा की गैर मौजूदगी में हीट करके आप उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हो। और 3 कंपोनेंट सेपरेट होंगे, एक सॉलिड में, एक लिक्विड में, एक गैस में। सॉलिड में अलग हो जाएगा कोक, कोक इज आल्सो एन अमरफस एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कोल टार अलग होगा और कोल गैस अलग होगा। कोल गैस फ्लेमेबल होती है, एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। मीथेन और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है, दोनों ही फ्लेमेबल गैस हैं, तो ओवरऑल कोल गैस फ्लेमेबल है, जिसकी वजह से एज अ फ्यूल डायरेक्टली यूज़ कर लो। कोल टार का आगे इस्तेमाल और बताऊंगा। इसकी कोल टार का डायरेक्टली तो इस्तेमाल नहीं है, नॉन फ्लेमेबल होता है, ब्राउन कलर का विस्कस सा लिक्विड होता है। इसका डायरेक्टली कोई इस्तेमाल नहीं है, खास डार्क ब्राउन कलर का होता है विस्कस लिक्विड, डायरेक्टली कोई इस्तेमाल नहीं है। इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके इसकी फर्दर हम इसकी और वर्किंग देख रहे होते हैं। कोक की जब हम बात करें तो कोक जो होता है वो आपके पास एक सॉलिड स्टेट में होता है, और कोक इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है, अमरफस एलोट्रोप है। और कोक को इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। जब हम मेटलर्जिकल प्रोसेस करते हैं, किसी मेटल को उसके ओर में से रिफाइन करते हैं, तो उसके लिए जो कार्बन इस्तेमाल किया जाता है, दैट कार्बन इज कोक। कोक को इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे कोई भी आपने Fe2O3 ले लिया, फेमेटाइट, और कोक के सारी रिएक्शन कराए तो आयरन अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, ये पिग आयरन बन जाता है आपके पास, ठीक है। तो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के अंदर, मेटलर्जी में मीन्स किसी भी मेटल के ओर को रिफाइन करने के लिए जो कार्बन इस्तेमाल करते हैं, वो कार्बन असल में कोक होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये इसको रिड्यूस कर रहा होता है। क्योंकि आपको पता है कि मेटल के ओर के स्टेट में तो उसकी वैलेंसी यहाँ पर पॉजिटिव में होती है ना भाई, प्लस में होती है, +3 है, जैसे कि मेटल्स और की सूरत में मेटल्स क्या होता है? मेटल्स किसी कंपाउंड होते हैं, किसी ऑक्साइड के साथ या किसी और कंपाउंड के साथ, और मेटल पे प्लस चार्ज जनरेट हुआ होता है। हमें उस प्लस चार्ज को कम करके जीरो करना पड़ता है ताकि वो फ्री स्टेट में आ जाए। जिसके लिए किरण को रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, जिसके प्लस चार्ज को डाउन करके जीरो पे ले आए ताकि वो फ्री स्टेट में सेपरेट हो जाए। तो ये कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल हो रहा होता है। और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बन ज़्यादा सस्ता और फेमस है, ठीक है, कोक जिसको हम कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास है कि बिटामिनस कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से आप 3 तरह के प्रोडक्ट जो है वो हासिल करते हैं। क्लियर है ना भाई? सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आपने सेकंड क्या बोलेगा, वाटर परस अमोनिकल लिक्वर, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ वगैरह ना वो भी निकल रही होती है, उसमें अमोनिकल लिक्वर, अमोनिया गैस वगैरह ज़मीन के अंदर से मिक्स हो जाती है इसके अंदर। तो वो हमारा मौजूद नहीं है, पार्ट नहीं है। हाइफा पढ़ा हुआ है तुम्हारा, लग रहा है बहुत बोरिंग हो जाता है पढ़े हुई चीज़ को पढ़ना, इसलिए मैं चाहता नहीं। कुछ बच्चे हैं ना, जाहिर सी बात है उनका नहीं पढ़ा हुआ, तो उनको भी बताना ज़रूरी है ना, वरना फिर वो कह रहे हैं सर आप अपने बच्चों को जैसे पढ़ा रहे हैं, बाकी हमको पहले से आता है, पहले हिप्स हुआ उनको, तो टेस्ट वगैरह सब में सब कुछ ले लिया, मिड में लिया, मॉक में लिया, टेस्ट लिया, रट गया बिल्कुल, चैप्टर 6 तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब वो थोड़ा सा होता है, लेकिन हर बच्चे का नहीं होता है ना, नॉर्मल सी बात है, अलग स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो उनको भी डिस्कस करना होता है, सही है। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं उसमें, ईजी बहुत ज़्यादा है ना यार, इसमें क्या आगे बढ़ूँ ना मैं, तभी मैं बोला आगे बढ़ो यार, तो बिला वजह उसकी क्या आप पीछे कुछ आती है कि बजाओ, वो आगे चलो निकलो। हाँ कोई सवाल आपका है तो आप करो, बिल्कुल 10,000 सवाल करो, लेकिन मैं बिला वजह कहानी नहीं सुनाऊंगा, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बिटामिनस कोल, तो सॉरी ये तो हो गया, अभी ये तो बता दिए वर्डिंग्स है, वर्डिंग्स क्यों नहीं लिखना है, कोक बना, कोल टार बना, कोल गैस बना, ये सब डिटेल बता दी, आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पता, तो कोल टार जो है ना वो मैंने बताया डार्क ब्राउन कलर का, मतलब लगभग ब्लैक ही होता है यार, हमारे बुक इसको डार्क ब्राउन कहते हैं, होता ब्लैक है ये, जब मैंने जहाँ तक देखा कोल टार का तो ब्लैक होता है हमारे बुक, लेकिन डार्क ब्राउन कहते हैं, तो आप डार्क ब्राउन याद रख लें कि डार्क ब्राउन कलर का विस्कस लिक्विड होता है, और इसमें 200 से ज़्यादा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मोर देन 200 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की खास निशानी क्या होगी भाई? स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी, जलाएंगे तो जो है वो फिर ब्लैक कलर के सूट, ब्लैक सूट से जलेगा ये, और इसमें बेंजीनिंग होगा, ये बेंजोइड्स होंगे, ठीक है, सच एज बेंजीन, फिनॉल, ज़ाइलिन एक्सेट्रा। 10 किलो कोल की जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, कोल टार के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, 1 किलो बेंजीन निकलता है। सिंपल जानते हैं ना भाई कि आपने विटामिनस कोल 100 किलो लिया, 100 किलो विटामिनस कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कितना 10 kg आपको कोल टार मिलता है, और 10 kg कोल टार के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपको 1 kg बेंजीन मिलता है, और फिर और भी 200 तरह के हाइड्रोकार्बन्स आपके पास अलग अलग तरह के आ सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में जस्ट क्या करना होता है कि आपको इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आप हीट कर देते हो, तो सॉलिड लिक्विड गैस 3 कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी आप हीटिंग प्रोवाइड करते हो, लिक्विड को हीट करते हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन सॉलिड की हो सकती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट रेंज के एतबार से चीज़ें सेपरेट हो रही होती हैं,
लो बॉइलिंग पॉइंट वाले चीज़ें जो है वो, अच्छा अब इसमें देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक होते हैं सिर्फ डिस्टिलेशन और एक होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दोनों में क्या फ़र्क है ये भी समझो। डिस्टिलेशन का मतलब तो होता है सेपरेशन टेक्निक, सेपरेट कर देना, ठीक है। अब अगर सिर्फ दो ही लिक्विड है, मतलब अगर सॉलिड्स हैं तो सॉलिड्स को अगर आप उनके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करोगे तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जो बिटुमिनस स्कूल की अभी हमने, और अगर लिक्विड्स की कर रहे हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हुए एक सिंपल एपरेटस जाबिर बिन नहयान का बनाया है वो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसमें पता है क्या होता है, सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स आपको मिलता है। इसके साथ तेल पानी मिक्स कर दिया, तेल पानी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग, दोनों को आपने क्या किया कि उसकी डिस्टिलेशन कराई, तेल अलग हो गया पानी अलग हो गया, हीट किया वेपर्स निकले, पानी के वेपर पहले निकल जाएंगे, तेल का तो वो ज़्यादा है ना भाई, सोयाबीन तेल ले लिए जैसे कि वो रह जाएगा फ्लास्क के अंदर ही और वो स्टीम बन के भाप बन के निकल जाएगा बाहर। आप उसको क्या करो कंडेंसर से गुजार के किसी दूसरे गैस जार पे कलेक्ट कर लो तो वो खुद ही ठंडा होने के बाद पानी के कतरे में सूरत में जम जाएगा, ऐसे अलग हो जाता है ना भाई। ये डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को बॉइलिंग पॉइंट रेंज के तबार से भी कर सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में कर रहे होते हैं, उसमें अगर दो नहीं बल्कि आपको 10, 15, 20, 25, 30 कंपाउंड्स को अलग करना है मिक्सचर में से, तो फिर आपको फिर उस सूरत में एक बड़ा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लेना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या कितने कंपोनेंट्स में सेपरेट करना चाहते हो। घर पे करना है तो दो चीज़ों को सेपरेट आराम से कर सकते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा चीज़ें घर पे सेपरेट नहीं होती हैं, फिर उसके लिए आपको जो है वो फिर वो एक पूरा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लेना पड़ता है। मतलब वही ले लिया तो पूरा कंपनी खोल दोगे घर पे तुम लोग पेट्रोलियम रिफाइन करने का, रिफाइनरी, लेकिन वो महंगा आता है सबसे ज़्यादा, मेन काम वही होता है, ठीक है। तो इतने आराम से वो नहीं बन जाता। बात समझ में आ रही है ना ये कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कैसे करते हैं। नेचुरल गैस, कुदरती गैस, अच्छा एक तो मैंने बता दिया सोर्स आपको कोल समझ में आ गया सबको, कोयला। दूसरा है नेचुरल गैस, कुदरती गैस। तो नेचुरल गैस, कुदरती गैस, जिसको हम लोग पाकिस्तान में क्या बोलते हैं भाई, सुई गैस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक गैस भी कहते हैं, और इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं क्या, मिनरल गैस, मादनी गैस, मिनरल गैस। तो मिनरल गैस कह लो, डोमेस्टिक गैस कह लो, सुई गैस कह लो, नेचुरल गैस कह लो, बात एक ही, कोई फ़र्क नहीं है तो सब में, ठीक है। सुई गैस सिर्फ पाकिस्तानी समझ सकता है, अमेरिका में जाकर बोलोगे सुई गैस तो कोई नहीं समझेगा, क्योंकि सुई सिर्फ पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में सुई के मकाम से ये निकलती है सबसे ज़्यादा, और इन्हीं को नहीं मिलती है बाद में, ठीक है। तो बलूचिस्तान में नहीं है, सुई में नहीं है, मतलब वहाँ से निकलती हैं लेकिन उनको मिलती नहीं है, बताने की चीज़ नहीं है सब बातें, ठीक है। इट इज़ फाउंड अंडरग्राउंड फ्रॉम कंडेंसेटेड वेल्स और नॉन कंडेंसेटेड वेल, ठीक है। देखो भाई ज़मीन से निकलता है नेचुरल गैस भी, जैसे कोयला ज़मीन से निकलता है, गैस भी ज़मीन से निकलती है। दो तरह के वेल से निकलते हैं, कंडेंसेटेड और नॉन कंडेंसेटेड। कंडेंसेटेड वेल में क्या होता है कि इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, ऑयल और पेट्रोलियम दोनों एक साथ अगर निकल जा रहा है कभी तो ये कंडेंसेटेड वेल है, और सिर्फ ओनली ऑयल, अगर सिर्फ ऑयल निकल, और सॉरी ओनली गैस, अगर सिर्फ गैस निकल रहा है तो उसको हम लोग नॉन कंडेंसेटेड वेल कहते हैं। तो दो तरह के वेल्स, कुएँ होते हैं, एक कुएँ से पेट्रोल और गैस दोनों निकलते हैं, एक सिर्फ गैस निकल रहा होता है। मार्शी एरियाज़ वगैरह होते हैं जहाँ पे वहाँ निकल रहे होते हैं। अच्छा ज़मीन में भी निकलते हैं, डेजर्ट एरियाज़ वगैरह में, रॉकी रीजन्स में, और ज़मीन के साथ साथ समंदर में भी निकलते हैं। समंदर से भी गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आप जानते हैं। तो यस, तो और उसमें कभी कभार स्पिलिंग भी हो जाती है ना, उसमें कुआँ जो ज़मीन, अगर समंदर में कुआँ पाड़ दिया गया गैस का या बना दिया गया है, ड्रिलिंग कर दी गई है, तो उसको पैक किया जाता है। कभी कभार वो पैक मतलब हट गया या खुल गया या लीकेज हो गए ना, तो वो गैस मतलब समंदर से ऊपर आ जाती है, और उसमें अगर माचिस वगैरह लग गया तो समंदर में आग लग जाती है। अभी परसों तरसों में एक वीडियो देख रहा था, वो समंदर में आग लगी हुई थी, वो दिखा रहा था कि पता नहीं क्या, वो बड़ा भयानक सा था, किसी कंट्री का था। तो वो समंदर में आप देखो पानी में आग लगी हुई है, लोग देखे तस्वीर में बुला रहे, तो वो असल में एक वेल है, नॉन कंडेंसेटेड वेल। ऑयल से मुराद, अच्छा ऑयल गैस, हाँ ठीक है, असल में वो नॉन कंडेंसेटेड वेल था जो कि लीकेज हो गया था, तो गैस बाहर आई थी, तो वो फिर माचिस से मारा, तो वो समंदर में भी आग लग गई, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उसका, ठीक है। अच्छा माचिस मारना ज़रूरी भी होता है समटाइम्स, क्योंकि अगर अभी आप माचिस नहीं मारोगे तो, अगर आप जानबूझ के माचिस मारना नहीं तो गलती से कोई और मार देगा, और जब गलती से मारेगा तो मसला हो जाएगा। यही होता है ना, चूँकि ज़ाया करना होता है गैस को, गैस स्पिल हो गई है, अब आपको नहीं पता कहाँ तक गैस गई हुई है, तो आप उस गैस को माचिस मार के ज़ाया करते हो, कम से कम वो गैस ख़त्म हो पहले यहाँ से, ताकि उसके बाद लीकेज प्रोसेस ख़त्म करें। वरना अगर आप उसको नहीं अगर आप करोगे तो वो तो गैस सारी हुई रहेगी, फिर एक्सीडेंटली कहीं से स्पार्क लग गया तो मसला हो जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी होता है, गैस स्पिल हो गई है तो आपको नहीं पता कब से स्पिल और कितनी दूर तक पहुँची है, तो वो माचिस वगैरह के थ्रू एक पूरा प्रोसेस होता है, चिंगारी उसको जलाकर ख़त्म किया जाता है, रिमूव किया जाता है उस गैस को।
इस्लाम शौकत क्या बात इट इज़। तो इसको सुई, पाकिस्तान में सुई गैस के नाम से इसको जानते हैं। डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे सारी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है सुई गैस को, और पाकिस्तान में ये बड़ी तादाद में निकलता है। बहुत बड़ा ज़ख़ीरा पाकिस्तान में सुई गैस का मौजूद है। इतना ज़्यादा है पाकिस्तान में, इतना ज़्यादा है कि आपको इस्तेमाल करना ही करना पड़ता है। अब ये इसको मैं वजह बता दे रहा हूँ क्यों चले जाती है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ क्यों चले जाते हैं। देखो वेल का है ना, एक तरीका है कि इसका एक ख़ास टाइम है कि ना कि ये जो है ना ये निकलती रहती है। अगर सप्लाई ना किया जाए ना, अगर इसको सप्लाई ना किया जाए, अगर इसको सप्लाई अगर इसकी रोक दी जाए तो फिर ख़तरा डेंजरस हो सकता है। तो लाजमी इसकी सप्लाई कंटिन्यूसली चलनी चाहिए। अभी आप सुई गैस के एक अलग चक्कर है मीटर का, मैं बताऊँ, आप इस्तेमाल करोगे आपका बिल आएगा 400, 500। जिस दिन आप नहीं इस्तेमाल करो 700 आएगा। ये पेनल्टी लगती है नहीं इस्तेमाल करने पर। आप बंद कर दो घर को, 700 रुपये बिल आएंगे। वो कहते हैं आप इस्तेमाल करो इसको, नहीं तो पेनल्टी है इस पर, चूँकि वो एक्स्ट्रा है ना, वो उसको निकालना है। गैस ऐसी चीज़ नहीं है स्टोर करने के लिए रख सकते हैं उसको। पेट्रोलियम स्टोर हो सकता है, ड्रम में भर भर के रख दो। गैस को आप स्टोर नहीं कर सकते, गैस को निकालते हैं, बस निकला और बस भेजो। अब क्यों ख़त्म, अब इसका क्या तरीका है, रोज़ाना एक ख़ास लिमिटेड क्वांटिटी में निकलेगा। अब कभी कभार क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूजेज जब बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है इस्तेमाल एक ही वक्त में बहुत सारे लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद लोड शेडिंग उसकी हो जाती है। मतलब अगले दिन फिर आ जाएगा गैस, उतना ही तो गैस दोबारा पाकिस्तान के लिए दोबारा अवेलेबल होगा, लेकिन उस दिन के लिए फिर वो ख़त्म हो जाएगा उस दिन के लिए। ये ज़रूरी होता है, चूँकि कंटेनर से निकलेगा तो पाकिस्तान में इतना गैस है कि 400 साल तक गैस पाकिस्तान निकाल सकता है ज़मीन से, 400 साल तक निकाल सकता है। उसके बाद का पता नहीं है, उसके बाद फिर चेक करेंगे तो पता लगेगा अगले कितने साल तक और निकाल सकता है, लेकिन 400 साल तक तो बिना किसी परेशानी के निकाल सकता है। इतने गैस बलूचिस्तान में मौजूद है, मिनरल्स इतना रिच है, मतलब बाकी कंट्रीज़ में नहीं होता। बांग्लादेश में आज जाओ आप कभी पूछना, बांग्लादेश में कभी कोई गैस है ही नहीं, वहाँ नेचुरल गैस ही नहीं। आज भी लोग लकड़ियों से जो है वो खाना बनाते हैं, लकड़ी जला के, और मिट्टी जल के चूल्हे आज भी वहाँ पर मौजूद है। मतलब तो ये पाकिस्तान में तो अल्लाह की एक नेमत है कि गैस हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो पाकिस्तान में सुई गैस के नाम से इसको जाना जाता है और डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेचुरल गैस कोई कंपाउंड नहीं है, जैसे कोयला कोई कंपाउंड नहीं है। नेचुरल गैस कंपाउंड नहीं है, बल्कि क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन है। मिक्सचर है जिसके अंदर आपके पास 95% आपके पास मीथेन होता है, 4% आपके पास क्या होता है, इथेन, और 1% आपके पास अदर गैसेस। मोस्ट प्रीडोमिनेंटली जो अदर गैसेस हैं उनमें क्या होता है हमारे पास, इथाइल मर्सेप्टेन, C2H5SH। इथाइल मर्सेप्टेन ऐड किया जाता है नेचुरल गैस में, किसके लिए भाई, सेफ्टी पर्पस के लिए। ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, जिसकी वजह से उसको स्मेल दी जाती है। तो जो सुई गैस की स्मेल होती है ना, वो इस कंपाउंड की वजह से होती है, इथाइल मर्सेप्टेन की वजह से। ये जानबूझ के ऐड किया जाता है, लाजमी ऐड किया जाता है, ताकि अगर कभी गैस वगैरह खुली रह जाए घर में तो फिर आपको पता लग जाए और आप एहतियाती तदबीर करें, डोर्स विंडोज़ वगैरह ओपन कर दें। ठीक है, हाँ, किसी की सांस अगर खुला छोड़ दे अगर तो उसमें इंडियन फिल्मों में दिखाता था ना, तो सास ने बहू को जलाने के लिए उसने खुला छोड़ दिया गैस में। चले भाई, जब उन्हें माचिस मारा वो काम खराब। आप देखते होगे हम तो स्टार प्लस वाले ही भाई आप देखते होगे, हमें तो नहीं पता, हमने अपने बचपन में तो वही देखा। क्लियर है भाई, नेचुरल गैस। तो इतनी बात है, बहुत है, जितनी बात मैं बता रहा हूँ इसको याद रखने के लिए आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये जो डोर टू हेल वो मैंने लेक्चर में बताया, तो उसकी पिक्चर भी एक वो मैंने यहाँ पर यूज़ की है। डोर टू हेल जो है वो तुर्कमेनिस्तान में है। तुर्कमेनिस्तान इज़ अ कंट्री इन सेंट्रल एशिया। तुर्कमेनिस्तान नहीं, वोल्केनो नहीं है ये, डोर टू हेल है, जहन्नम का दरवाज़ा है ये। तो डोर टू हेल, तुर्कमेनिस्तान में द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिजर्वायर मौजूद है गैसेस के। सेंट्रल एशियन कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, जिस अस्थाना इसका कैपिटल है। तो हुआ ये था कि आज से 50 साल पहले, 50 ईयर्स बैक, ऐसा हुआ था कि कुछ साइंटिस्ट मतलब कुछ वहाँ पे रिसर्चेस कर रहे थे और गैस वगैरह निकाल रहे थे ना, तो एक जो है वो उन्होंने क्या किया, एक जहाँ माचिस वगैरह जब मतलब मार के चेक करते हैं दूर से कि भाई आखिरकार कहाँ गैस है, तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और उससे पूरी ज़मीन जो है ना, ये पूरी ज़मीन थी, डेजर्ट एरिया पूरा ये, और पूरा ज़मीन फट गई और उसके ज़मीन के अंदर से आग निकलनी शुरू हो गई। तो ये जो है वो गैसेस थे सारे ना। अब वो आग निकलनी शुरू हो गई, आग जलना शुरू हो गया। उनको लगा साइंटिस्ट लोगों को कि ये आग शायद एक मतलब 3-4 घंटे में, एक दिन में बुझ जाएगी, नॉर्मली जैसा होता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा बड़ा रिजर्वायर गैस का है कि इतनी बड़ी आग, ये बहुत छोटा इलाका नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक समझो आधा किलोमीटर है ये, ½ किलोमीटर। यहाँ से आप पूरा घूमने में आपको जो है वो समझो आधा घंटा लग जाएगा, इतना बड़ा एरिया ये। तो ये छोटा दिख रहा है दूर से कि छोटा सा गड्ढा है, ये बहुत बड़ा गड्ढा है।
कि यहाँ से यहाँ तक आधा घंटा लग जाएगा सिर्फ घूम के आने में। ये पूरा अंदर जो है ना, पूरा ये पूरा डेप्थ है और इसमें आग लगी हुई है। डोर टू हेल इसको कहा जाता है, जहन्नम का दरवाज़ा, नर्क का दरवाज़ा। इसमें आग लगी है और 50 साल से जो आग जल रही है तो वो जल ही रही है, अब तक इसकी आग बुझी नहीं है। बहुत सारे लोग व्लॉग बनाने के लिए, इंटरनेशनल व्लॉगर्स हैं ना, वो तुर्कमानिस्तान में यहाँ लाजमी जाते हैं। तुर्कमानिस्तान सिर्फ इस वजह से मशहूर है, वरना इस कंट्री का नाम भी नहीं जानते ये कौन सा कंट्री भाई वरना इसके अलावा इस तरह से जानते हैं कि तुर्किश नस्लें यहाँ तुर्कमानिस्तान से यहाँ अनातोलिया की तरफ, तो अगोस्त खान जो था उसके जो डिसेंडेंट्स हैं, फिर वो लोग जब वो हिजरत करके तुर्कमानिस्तान से अनातोलिया, अर्तुगरुल और गाजी और ये उस्मान गाजी, ये लोग सबका खानदान वो तुर्कमानिस्तान में इसी वजह से मशहूर है कि टर्किश लोगों की शुरुआत यहाँ से, दूसरा डोर टू हेल, ठीक है। उसके अलावा और कोई चीज़ मशहूर नहीं है। बाकी तो ये नेचुरल गैस का वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिजर्वायर जिसको हम कहते हैं, जो 50 साल से आग लगी हुई है तो जल ही रहा है। कितना वेस्ट हो रहा है देखा जाए तो गैस इसके अंदर से, और ज़मीन में कितनी गैस मौजूद है आप इसको देख सकते हैं कि अब तक ख़त्म ही नहीं हो रही है वो। तो ये ख़त्म करना पड़ता है उसको ना, कि यूजेज कर रहे हैं उसको, यूजेज कर रहे हैं। पेट्रोलियम जल्दी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन गैस ख़त्म नहीं हो, गैस को वक्त लगेगा। इसलिए चीज़ों को CNG में ट्रांसफ़र किया जाता है गैसोलीन से, क्योंकि CNG हमारे पास ज़्यादा है लेकिन पेट्रोलियम दुनिया में कम है, रिन्यूएबल सोर्स नहीं है। क्लियर है भाई? ठीक है। पेट्रोलियम ज़्यादा समझ में आ रही है बात सारी? ओके। पेट्रोलियम ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 6, ठीक है। कोई ज़्यादा डिटेल, कोई रिएक्शन वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, मैं सिर्फ स्टोरी सुना रहा हूँ, स्टोरी सुनते रहो। पेट्रोलियम, दो वर्ड से निकला, पेट्रो और ओलियम। पेट्रो मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। रॉक ऑयल चट्टानी इलाकों से निकलता है, दैट्स वाई उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। वो ऑयल जो रॉकी रीजन से हासिल हो, चट्टानी इलाकों से हासिल हो, उसको कहा जाता है पेट्रोलियम। द रॉक ऑयल, चट्टानी इलाकों से हासिल किया जाने वाला तेल। इसी को क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड, है ना। ब्लैक गोल्ड इसका एक फेमस नाम है, काला सोना, ठीक है। बिकॉज जिस कंट्री से निकलता है पेट्रोलियम उस कंट्री के शशके ही हो जाते हैं भाई, ठीक है। दुबई, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरबिया, ठीक है। तो वो मैं देख रहा था सऊदी अरब के एक पर कुछ दिनों पहले कि वो पाकिस्तान ने कुछ चंदा इकट्ठा करके सऊदी अरब भेजा था 1950s के दौर में। 50s का दौर था वो, एक पूरे एक रसीद फेसबुक पे चल रही थी कि उसमें लिखा हुआ था कि हमने इतने चंदे कराची में इतने कलेक्ट करके हमने सऊदी अरब को भेजा है, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त जाहिर सी बात है कि पैसे वैसे नहीं होते थे, ज़्यादा गरीब मुल्क था सऊदी अरबिया 50s के दौर में। तो यहाँ पाकिस्तान चंदा देता था उसको, उसके आप देखो क्या हाल है, ठीक है। अब वापस सारा दे रहा, ब्याज के साथ वापस कर रहा है उसको, ले भाई वापस ले ले जितना दिया था। तो लेकिन पेट्रोलियम निकल गया ना वहाँ से, तुमको ज़रूरत ही नहीं है पैसे की दुनिया में, इतना पैसा पहले उनके पास है, क्या टेंशन है। तो पेट्रो, रॉक और ओलियम ऑयल ये एक फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है। अच्छा, नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है, वहाँ मैंने बताया नहीं, यहाँ बता रहा हूँ। नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है और पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल कैसे कहते हैं? फॉसिल किसे कहा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मरने के बाद ज़मीन में चले जाते हैं, ज़मीन में जाने के बाद क्या होता है, वो फॉसिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनकी जो स्किन होती है, उनके बॉडी से सारे फैट मटेरियल वो डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाते हैं, और उनके स्किन के चारों तरफ, जैसे पुराने वक्तों में जो इनवर्टिब्रेट्स थे, आज की बात नहीं कर रहा, वर्टिब्रेट्स में ये वाला सिस्टम नहीं होता, इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहा हूँ, जो कि विदाउट अ स्पाइनल, वो स्पाइन या विदाउट अ बैकबोन जो मौजूद होते थे। तो वो जो उनके क्या होते थे, उनकी बॉडी इस तरह से होती थी, ये करोड़ों साल पुरानी बात है, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के दौर की बात कर रहा हूँ, जियोलॉजिकल वेपर। तो उसमें क्या होता था कि पुराने ज़माने में जो कीड़े वेड़े थे ना, वो उनकी बॉडी ऊपर से सख्त होती थी। तो क्या होता था कि वो उनकी बॉडी के चर्बी वगैरह तो सारा बॉडी से उनकी डिकम्पोज हो जाता था, और उनकी बॉडी के चारों तरफ जो है लाइम स्टोन की कवरिंग बन जाती थी, लाइम की स्टोन की कवरिंग। तो उसको जो लाइम स्टोन की जो कवरिंग होती थी उसको फॉसिल कहा जाता था। तो आज भी उसके बाद है ना कि ये कुछ कीड़े वगैरह दिखाते हैं तस्वीरों में कि भैया देखें कीड़े का फॉसिल है, 50 करोड़ साल पहले दुनिया में मौजूद था, ये 200 करोड़ साल पहले मौजूद था। तो 200 करोड़ साल में तो हड्डी भी गल जाते, तो वो हड्डी नहीं है असल में, वो हड्डी के भी ऊपर लाइम स्टोन की कवरिंग है जो क़यामत तक चलती रही उसकी कवरिंग, क्योंकि वो बहुत सख्त होता है। तो इस वजह से हम देखते हैं, फिर हमें पता लगा कि कौन कौन से एराज दुनिया में आए हैं, जुरासिक एरा, ट्रियासिक एरा, कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा, बहुत सारे बायोलॉजी में पढ़ते हैं इपोक्स वगैरह के बारे में। तो मैं ये बता रहा हूँ कि फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं, चूँकि जब उन्हीं कीड़ों मकोड़े, इन्हीं इंसेक्ट्स के बॉडी से जो उनके अंदर के कह लो क्या फैट्स थे, वो फैट्स निकले और फैट्स डिजॉल्व हुए ना जब वो मिट्टी में जाकर, तो फिर वही चीज़ टाइम टू टाइम कन्वर्ट होगा पेट्रोलियम में, जिस वजह से फॉसिल फ्यूल कहा जाता है उसको। गैस भी उसी तरह से बनता है, ये प्लांट से नहीं बनता, एनिमल्स के थ्रू फॉसिल से बनता है, फॉसिल फ्यूल कहते हैं, ज़मीन के अंदर से निकालते हैं। और पेट्रोलियम लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन से बनता है, ज़मीन के अंदर लाखों साल में जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तब।
पेट्रोलियम एक डार्क ब्राउन कलर का विस्कस लिक्विड है जो नॉन फ्लेमेबल होता है, जो जलता नहीं है। तो पेट्रोलियम, रियल में जो पेट्रोलियम होता है वो पेट्रोल नहीं होता। पेट्रोल और पेट्रोलियम में फ़र्क है। पेट्रोल क्या है आपका, पेट्रोल तो एक्चुअली आपका जो है दैट इज़ के जो रिफाइंड फॉर्मेट होती है गैसोलीन, उसको हम कहते हैं। और पेट्रोलियम क्या है, रॉक ऑयल क्या है, ठीक है। तो दैट इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन जो फ्लेमेबल नहीं होता, जलता नहीं है। पेट्रोलियम ज़मीन से निकलेगा, गटर का पानी लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन माचिस भी मारोगे तो जलेगा नहीं। तो उसको क्रूड ऑयल कहा जाता है, क्रूड ऑयल, ठीक है, खाम तेल। उसी क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, तब जाकर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं। और जो क्रूड ऑयल है वो मिक्सचर होता है 500 से ज़्यादा हाइड्रोकार्बन से। मतलब पेट्रोलियम के अंदर अगर हम उसको रिफाइन कर लिया जाए तो उसी पेट्रोलियम में से 500 से ज़्यादा जो है वो आपको हाइड्रोकार्बन्स मिल सकते हैं। और वो कैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उनको हम रिफाइन कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। कुछ इस पूरे पॉइंट्स में से कुछ पूछना है तो पूछें, सब पता है तुम लोगों को यार है। हाँ, ये भी सवाल है ना कि ये देखो, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये अब नॉर्मल सी बात है। अब आप बोलेंगे सर ये जो स्टार ग्राउंड कब्रिस्तान है इसके आगे पीछे ड्रिल करके सारा पेट्रोलियम निकाल लेते हैं, बहुत पेट्रोलियम होगा। मतलब यार जो जन्नतुल बकी है एल ब्लॉक वाला, ठीक है, वहाँ से आगे पीछे हम जो है वो क्या कर ले कि हम उसको जो है वो दुनिया से जा रहे, कोरोना से आजकल ज़्यादा जा रहे हैं, तो फिर ज़्यादा पेट्रोलियम पैदा हो जाएगा। तो भाई ये मैं फिर बता रहा हूँ, फॉसिल नहीं बनता। इंसान का कब से फॉसिल बन जाएगा भाई? फॉसिल जो है ना वो मैं बता रहा हूँ इंसेक्ट्स वगैरह के जिनके हार्ड कवर होता है, लेयर होता है, उनके ऊपर बनते हैं, उनसे फॉसिल्स बनते हैं। तो वो, और अभी नहीं, वो आज से करोड़ों साल पहले जो जानवर थे, कैम्ब्रियन आपने पढ़ा होगा एक, मतलब दुनिया में बहुत बार ऐसा हुआ कि नस्ल कशी हुई है, नस्लें ख़त्म हुई हैं। आइस एज के दौर में भी बड़ी नस्लें ख़त्म हुई, डायनासोर वगैरह मारे गए, कुछ को लेते हैं एस्ट्रॉइड के टकराने से मारे गए। उससे पहले भी एक दौर आया कि कैम्ब्रियन एक्स जो है ना, कि दुनिया में सिर्फ कीड़े मकोड़ों का राज था। कैम्ब्रियन एरा उसको कहा जाता था। करोड़ों साल पहले दरख्त थे और कीड़े मकोड़े थे। अब अल्लाह ताला ने क्या किया कि किसी वजह से वो जो कीड़े मकोड़े थे इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से मर गए सारे, 99% मर गए हर जगह। अब वो कहीं कहीं पर ज़्यादा थे, कहीं कहीं पर कम थे। मिसाल के तो सऊदी अरब में वो कीड़े बहुत सारे थे उस तरह के, तो वो सारे के सारे जब वो मरे तो मरने पर ज़मीन के अंदर गए, ज़मीन के अंदर जाने के बाद वो डिकम्पोज हुए और फिर वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हुए। इसलिए हर जगह से नहीं निकलता। तो ये नहीं कह सकते कि आज हमने किसी को दफना दिया भाई फला तो उसके बराबर में ड्रिल करके पेट्रोलियम निकाल लें 1 लीटर, तो ऐसा थोड़ी ना है भाई। ये अजीब सी बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग की जाती है डिस्टिलेशन में, तो हमारे पास जो है डिस्टिलेशन कॉलम एक होता है, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, डिस्टिलेशन कॉलम। अभी आगे उसकी ज़्यादा बेटर पिक्चर इसकी मौजूद होगी कि इसमें मैं बता दूंगा आपको। ये ज़्यादा थोड़ी छोटी हो गई पिक्चर, एक और होगी शायद, सही है। देखिए, अच्छा ये हमारे पास जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, डिस्टिलेशन कॉलम जिसको हम कहते हैं, अब इसमें हमारे पास जो है वो 2 रीजन्स होते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, टॉप और बॉटम। नीचे जो है ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की जा रही है, पेट्रोलियम को रिफाइन किया जा रहा है, ठीक है, थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको इस वाले जो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेटर भी कह सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेटर। इसको आप चाहो तो आप इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी कह सकते हो, कुछ लोग इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी लिखते हैं, और इसी को जो है वो कुछ लोग डिस्टिलेशन कॉलम भी लिखते हैं। तो आपकी जो मर्ज़ी, आपने सेकेंडरी में जो भी पढ़ा है आप उसको लिख सकते हो। तीनों ही नाम इसी के, फ्रैक्शनल डिस्टिलेटर, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या डिस्टिलेशन कॉलम या डिस्टिलेटिंग कॉलम, ठीक है। ये एक पूरा कंप्लीट कॉलम होता है, ठीक है, स्टील का बना हुआ, और उसके अंदर डिफरेंट रीजन, डिफरेंट जो है पोर्शंस बने होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पोर्शंस बने होते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, वो पूरा का पूरा गैस बनता है, लिक्विड से पूरा का पूरा वो गैस बनता है, उसको हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर देते हैं फीड प्लेट के थ्रू। जब फीड प्लेट के थ्रू हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है कि अपर और लोअर रीजन से बहुत सारे हमारे पास कंपोनेंट्स सेपरेट आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि ऊपर वाला जो सेक्शन होता है, अपर सेक्शन जो हमारे पास होता है, उससे हमारे पास ज़्यादातर गैसेस निकलते हैं या वोलेटाइल लिक्विड्स निकलते हैं। गैसेस या वोलेटाइल लिक्विड जिनके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होते हैं, जिनके बॉइलिंग पॉइंट डाउन होती है। और नीचे वाले पोर्शन से नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स निकलते हैं या फिर सॉफ्ट सॉलिड्स वगैरह निकल जाते हैं नीचे, मतलब नीचे वाले पोर्शन से, और उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की तादाद ज़्यादा होती है, कार्बन एटम्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। और नेक्स्ट चीज़ क्या कि हाई बॉइलिंग पॉइंट इनकी होती है। अच्छा, थोड़ा सा और कुछ चीज़ों को याद भी रखना पड़ेगा आपको इसमें, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप याद रख लें, रेंज याद रख लें,
और बॉइलिंग पॉइंट याद रख लें, तो हो सकता है कि उसको एप्टीट्यूड में आस्क किया जा सके वैसे तो, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे टॉप से निकलता है ये, यहाँ पर C1 से C4 तक लिखा हुआ है, C1 to C4 ये गैसेज हैं और इनकी बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ हो सकती है, C1 से C4 में LPG हो सकती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, हमारे पास डोमेस्टिक गैस निकल सकती है सुई गैस ही, और पेट्रोकेमिकल निकल सकते हैं, फीड स्टॉक छोड़ दो। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, जिनके थ्रू आगे जाकर जैसे इथेन वगैरह हो गया, इनके हम फर्दर क्रैकिंग करके या फिर इनके पोलिमराइजेशन करके हम प्लास्टिक वगैरह की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो ऊपर सबसे ऊपर वाले पोर्शन से हमें LPG निकलेगा, डोमेस्टिक गैस निकलेगा, पेट्रोकेमिकल्स निकलेंगे। 1 से 4 कार्बन के बीच में कार्बन होते हैं उसमें, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बस इतना ही हो सकता है ये। और सारे याद रखेगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में सारे के सारे अल्केन्स निकलते हैं, अल्केन्स के अलावा कुछ नहीं निकलता, अल्कीन्स अल्काइंस ही निकलते हैं। अल्कीन्स कैसे आते हैं, फिर इसी अल्केन को अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, इथेन लेते हैं, इथेन के 2 हाइड्रोजन रिमूव करके इथीन बना लेते हैं, ठीक है। तो वो पेट्रोकेमिकल्स उस सूरत में कहलाते हैं। इसकी पूरी अलग इंजीनियरिंग होती है, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं NAD के अंदर, ठीक है। वो सिर्फ इसको पढ़ते हैं, जो पेट्रोकेमिकल निकल रहे हैं ना, तो उसको किस तरह से प्लास्टिक्स वगैरह में और डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फिर हमारे पास आएगा दैट इज़ नेप्था। 70 यहाँ पर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारे पास यहाँ पर इसका टेम्परेचर होता है। ये भी C1 से C4 ही होता है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है ये नेप्था। नेप्था से हम क्या बनाते हैं, ये भी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट ही बना रहे होते हैं, नेप्था, नेप्थलीन, नेप्थॉल वगैरह ये सब चीज़ें आ रही होती हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है C5 से जो है वो C10, C5 से C10 और C5 से C10 हमारे पास ये हो गया गैसोलीन, क्योंकि पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन इन सब का मिक्सचर ही होता है गैसोलीन। और गैसोलीन आप जानते हैं कि कार गैसोलीन, कार वगैरह से चलाए जा रहे होते हैं। टेम्परेचर कितना होता है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट उसकी यहाँ पर बताई जा रही है, वैसे उससे कमी होती है बॉइलिंग पॉइंट, फिलहाल इसकी छोड़े। नेक्स्ट है कि C10 से लेकर C16 तक, C10 से C16 तक, तो ये हमारे पास को याद रखिए कैरोसिन है, ये कैरोसिन होता है। और कैरोसिन ऑयल, अच्छा कैरोसिन वाले रेंज है, कैरोसिन ऑयल इससे होता है। और कैरोसिन के अलावा इसी रेंज में आपको जेट फ्यूल मिलता है। जेट फ्यूल से मुराद हवाई जहाज़ में जो गैस डालते हैं वो, ठीक है, कैरोसिन है, ठीक है। उसके बाद C14 से C20 तक, C14 से C20 तक फिर आपको मिलता है ये दिस इज़ कॉल्ड डीजल, फिर आपको ये डीजल मिलता है। C14 से C20 तक डीजल मिलता है। और डीजल आप जानते हैं कि डीजल फ्यूल होता है जो ट्रक वगैरह में, बड़ी गाड़ियों में डाला जाता है। तो अब ये नॉन वोलेटाइल होना शुरू हो गया, नॉन वोलेटाइल होना शुरू हो गया। डीजल से और नीचे जाएंगे तो फिर हमारे पास जो है वो C20 से हमारे पास ये C30 तक, अगले 10 ये हमारे पास क्या आते हैं, कुछ लुब्रिकेंट्स आते हैं। लुब्रिकेंट्स मतलब इंजन ऑयल, मोटर ऑयल, मोबिल ऑयल वगैरह आते हैं। लुब्रिकेंट्स आ जाते हैं, वैक्सेस आ जाते हैं, पॉलिशेस आ जाते हैं, मोम जो उसको पैराफिन वैक्स कहते हैं वो आ जाता है, लुब्रिकेंट्स आ जाते हैं, इंजन ऑयल वगैरह, और इस तरह से पॉलिश वगैरह आ जाता है। उसके बाद C20 होगी ना, उसके बाद C30 से C40 तक, C30 से C40 तक आ जाता है हैवी गैस ऑयल, हैवी गैस ऑयल। अच्छा, हैवी गैस ऑयल का वैसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कुछ है नहीं, या हैवी गैस ऑयल लिखा हुआ है, हैवी गैस ऑयल का इस्तेमाल कुछ है नहीं, लेकिन हैवी गैस ऑयल की क्रैकिंग करके हम क्या कर सकते हैं, इसके फर्दर इसके अच्छे प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो केमिकल इंजीनियरिंग की है तो उसमें मैंने जो है वो हैवी गैस ऑयल, ये जो हमारे जो अपना प्रोजेक्ट है FYP जिसको हम कहते हैं, आप NAD में जाओगे, किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको FYP अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सबमिट कराना होता है, जिसमें यू हैव टू डू समथिंग फॉर द इंडस्ट्री। कोई नई चीज़ नहीं है, मतलब PhD वाली बात नहीं है, लेकिन कोई वैसे प्रोजेक्ट आपको दिखाना होता है, शो करना होता है कि आप उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो मैंने खुद जो सेलेक्ट किया था फाइनल ईयर में अपने इंजीनियरिंग के, तो वो मैंने हैवी गैस ऑयल की हाइड्रो क्रैकिंग जो है सेलेक्ट की थी। कि जो हैवी गैस ऑयल यहाँ से निकलता है, इसकी क्रैकिंग किस तरह से, सिलिकेट कैटलिस्ट यूज़ करके किस तरह से इसको फर्दर हम जो है वो स्मॉलर फ्रैक्शंस ऑफ अल्केन्स में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वैसे यूजलेस होता है, मैंने इसको यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो ये पूरा इंडस्ट्रियल लेवल पे पूरा काम हो रहा होता है। आप भी जाओगे आगे जाकर टेस्ट वगैरह क्लियर करके NAD जाओगे और अच्छी यूनिवर्सिटी जाओगे तो आप पढ़ोगे उस चीज़ों को। तो हैवी गैस ऑयल C30 से C40 तक होता है, जिसके फर्दर क्रैकिंग करके हम क्या करते हैं, इसकी फर्दर क्रैकिंग करके हम इससे और ज़्यादा प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। नॉलेज जो है ना, दैट इज़ ऑलवेज फ्रूटफुल फॉर यू। नॉलेज हमेशा आपको जो है फ़ायदा देता है। देयर आर शॉर्टकट्स एज वेल, मतलब देयर आर शॉर्टकट्स एज वेल इन अवर लाइफ। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ, शॉर्टकट तो बहुत सारे हैं, 1000 के 10,000 शॉर्टकट हैं, लेकिन एक जो होता है ना, जब आप एक सिंपल एक वे को जब फॉलो करते हैं ना, जो रास्ता है, जो एक्चुअल रास्ता है, जब आप उसको फॉलो करते हैं तो फिर आपको जो है ना ज़्यादा कामयाबी जो है ना नसीब होती है। क्योंकि थोड़े पे खुश होना फिर फ़ायदा नहीं है ना, थोड़े पे खुश हो जाने से, शॉर्टकट मारोगे थोड़े पे खुश हो जाओगे। बहुत सारे लोग होते हैं थोड़े पे खुश होना चाहते हैं
है ना। वो होता है कि सर थोड़ा सा छोटी बहुत, सर अभी मैट्रिक बेस पे फला जॉब आई हुई है मैं कर लेता हूँ, इंटर बेस पे फला जॉब आई हुई है मैं कर लेता हूँ, या सर नेवी में मैट्रिक बेस पे आया है उस पर अप्लाई कर देता हूँ, या आर्मी में आया हुआ है सिविलियन पे सेलर में आया हुआ है उस पर अप्लाई कर देता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के उस पर भी खुश हो जाते हैं, या मतलब बॉयज़ में भी गर्ल्स में भी। लेकिन ये तरीका अच्छा, चूँकि वो देखते हैं कि मुझे पढ़ने का फ़ायदा नहीं पहुँचा, 12 साल में पढ़ चुका हूँ और 12 साल में मुझे कोई फ़ायदा पहुँचा ही नहीं है। इससे तो बेहतर मेरा फला दोस्त है मैट्रिक के बाद उसने फला सेलर ज्वाइन कर लिया, घर पे 15,000 रुपये ला के भी दे रहा है, 20,000 रुपये, वो ज़्यादा अच्छा है। अब इस तरह की चीज़ जब हमारे माइंड में आते हैं ना तो हमें क्या लगता है, फिर हमें लगता है नहीं यार कोई पढ़ने का फ़ायदा नहीं। इतनी सारी चीज़ें पढ़ने से पहले भी 10-11 साल पढ़ा कि कार्बन इतना आएगा तो ये वाला हाइड्रोकार्बन निकलेगा तो ये बनेगा। तो इन सब चीज़ों का बेनिफिट यू विल गेट आफ्टरवर्ड्स। आप उसको आगे जाकर इसको बेनिफिट्स को आप इसको अवेल करोगे जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे, MBBS की या फिर BE की इंजीनियरिंग की डिग्री जब आप कंप्लीट करोगे तो फिर उसके बाद आप जब एक होता है ना, एक चीज़ होती है देखो, सिर्फ एक इंसान अपने लिए जीता है, जैसे कमाने के लिए जीता है, तो यार ये तो कोई भी जी लेता है। मैंने हमेशा बताया अपने लिए हर कोई जी सकता है, और कोई मुश्किल बात नहीं है। पाकिस्तान और कराची जैसे शहर में कोई रह कर नहीं कमाए ना तो ऐसा नामुमकिन है। कराची में पूरे पाकिस्तान से लोग आकर कमा कर जाते हैं, ठीक है। क्या पंजाब से, क्या KPK से, क्या इंटीरियर से, क्या बलूचिस्तान से। कराची वो है जो सबको जॉब देता है भाई। कराची में ही जो जॉब नहीं कर किया तो वो दुनिया में कहीं भी जॉब नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। इतना कराची ऐसे जो है वो फ्लोरिशिंग सिटी है, तो जॉब तो मिल ही जानी है, काम तो हो ही जाना है। कराची वाहिद दुनिया का शहर है जहाँ भूखा कोई सोता ही नहीं है ना भाई। सबके सबको खाना मिलता है, कैसे भी करके इंसान का पेट भरता है और लाइफ स्टाइल ज़्यादा अच्छा जीता है ना। बाहर के लोग जाकर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मैंगो खरीदते हुए सोचते हैं यार नहीं यार 1 किलो से ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, नहीं तो महंगा पड़ेगा, सैलरी लग जाएगी सारी, हम तो 2-2, 2.5, 5-5 किलो ऐसे उठा कर लें और खा लें। ऐसा हर कोई सोचते हैं बाहर के लोग इसको ख़रीदने से पहले, नहीं यार मैंगो इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी कॉस्टली, हम सोचते भी नहीं है। तो हमारी लाइफ स्टाइल ज़्यादा बेहतर है उनसे। वो अलग बात है मीडिया हमारा जो है वो सिर्फ TRP के लिए आपको डिग्रेड कर रहा होता है, आपको गिरा रहा होता है कि नहीं यार पाकिस्तान पता नहीं कैसा फालतू का मुल्क है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ के स्टैंडर्ड, आप व्लॉग्स में आप रियलिटी देखनी है, आप व्लॉग्स देखो, व्लॉग्स होते हैं ना डिफरेंट कंट्री के लोग, कोई अफ्रीका गया हुआ है, कोई वहाँ, आप अफ्रीका के कंट्री के व्लॉग्स देखो जाकर के वहाँ क्या हाल है, कितने बुरे हाल में लोग जीते हैं। सूडान, लीबिया, इजिप्ट, अल्जेरिया, मोरक्को, मौरितानिया, सूडान, चाड, नाइजीरिया, इनके कभी आप व्लॉग देखो। अब तो पाकिस्तानी भी उड़ जाते हैं और इंडियन जाके उर्दू में बना रहे होते हैं, हिंदी में बना रहे होते हैं, पता लग रहा होता है कि कितना उनकी लाइफ स्टाइल देखो, कहाँ जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, क्या ज़िंदगी उनकी है। आप बोलोगे यार हम जन्नत में जी रहे हैं पाकिस्तान में आपके लिए। हाँ, तो हम हमेशा अपने उस ऊपर वाले को देखते हैं ना, मतलब पाकिस्तान बहुत बेटर है, जॉब के लिहाज से भी बहुत बेटर है। देखो इस कंडीशन ऑफ सर्वाइवल पाकिस्तान के लोगों की नीड नहीं है। हम लोग पा रहे हैं पाकिस्तानी कंडीशन ऑफ सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं कि नहीं यार बस छोटी बहुत जॉब लग जाए बस, नहीं तो अभी तो फाके घर पे चल रहे, बस थोड़ा सा जॉब लग जाए बस, कमा के दे दें घर पे। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्टकट फॉलो नहीं करो। आपके घर वाले भी चाहते हैं कि आप कंप्लीट जो वे है, जो रास्ता है ना, कि आपने एंट्री टेस्ट देना है, आपने ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन रास्ते खुलते हैं ना। अभी मैट्रिक के बाद आपको 4 से 5 रास्ते आपको मिलेंगे जहां आप जा सकेंगे। इंटर कर लोगे तो 8 से 10 रास्ते आपको मिलेंगे जहां आप जा सकोगे। ग्रेजुएशन कर लोगे आपको 100 से 150 रास्ते मिलेंगे जहां पर आप जा सकोगे दुनिया में। 100+ आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, 100+ आपके पास फर्दर क्वालिफिकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और सब अच्छी होंगी। कंट्री से बाहर जाना है, पाकिस्तान में जॉब करनी है, बाहर करना है, बाहर पढ़ना है, फ्री में पढ़ना है, जर्मनी जाकर पढ़ना है, कोरिया जाकर पढ़ना है, चाइना से जाकर अपने कुछ पढ़ना है, सब चीज़ें आपके लिए जो है वो अवेलेबल होंगी। लेकिन उस सूरत में जब आप वहाँ तक पहुँचोगे, लेकिन वही ना कि आप अभी से हिम्मत हारो, नहीं सर फला मेरा एक दोस्त से मैट्रिक करके वो तो कर लिया, हम तो पता नहीं बिला वजह क्यों केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो लेके बैठे हुए, इंग्लिश अभी भी पता नहीं हम क्या करेंगे आगे जाकर। तो भाई सभी करेगा, टाइम आता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर एक चीज़ का वक्त आता है, उस वक्त के साथ ही वो चीज़ अच्छी लगती है। वक्त तो आने दो कम से कम उस चीज़ को, मेहनत करो। अभी आपसे सिर्फ मेहनत को डिमांड किया जाता है, अभी आपसे सिर्फ डिमांड किया जा रहा है कि आप स्ट्रगल करो। स्ट्रगल आप कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह तो फिर जाहिर सी बात है आपका फ्यूचर एक सिक्योर होगा और लाजमी होगा। ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बनाओगे, मुल्क को बनाकर जाओगे। मैं तो बोलता ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करोगे भाई, इंजीनियरिंग करोगे, BE कर लोगे, CSS पास करोगे, ब्यूरोक्रेट बनोगे। पढ़ा लिखा ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान को एक नसीब आएगा, तुम में से कोई एक होगा द व्हील्स ऑफ नेशन बनेगा, जो मुल्क को चलाएगा, तब्दील करेगा। सिर्फ बैठकर गली के कोने में मुल्क के लिए सिर्फ हज़ार सराई नहीं करेगा कि नहीं मुल्क ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, पॉलिटिशियन करप्ट है, बल्कि खुद ब्यूरोक्रेट बनकर मुल्क को तब्दील करेगा, इंजीनियरिंग करके, CSS करके। तो ये तो तुम करोगे ना भाई, ना सिर्फ ये। तो ये बड़ी सोच रखो ना अपनी। पढ़ना तो है ही, और पढ़ किसी अपनी ज़िंदगी नहीं बनानी है, वो तो हर कोई बना लेता है, मुल्क को बना देना है। ये सोच होनी चाहिए पाकिस्तान के लोगों की। ये नहीं कि सिर्फ बस तो और 10 तरीके हैं बिज़नेस कारोबार करने के। कितने लोग ऐसे मैट्रिक करने के बाद कारोबार में घुस गए हैं और इतना अर्न कर पा रहे हैं कि जितना हमारे फादर भी अर्न नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है भाई। तो वो तो कमाने में तो ऐसे भी बहुत तरीके हैं,
लेकिन एक तरीका जो है ना, वो मैं बता रहा हूँ कि एक जो एक स्टैंडर्ड मेथड है, स्टैंडर्ड मॉडल है, वो फॉलो करना चाहिए इंसान को हमेशा। ये स्टैंडर्ड मॉडल क्या है? मैट्रिक करें, इंटरमीडिएट करें, ग्रेजुएशन करें, उसके बाद फर्दर आपको क्या करना है, अब्रोड स्टडीज़ हासिल करनी है, मास्टर्स करना है, एमबीए करना है, आपको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है, ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाना है, वो आपके ऊपर है, अब आप जाएं। लेकिन कम से कम इंटर को अच्छे नंबर से निकाल कर एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करके किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना फ़र्ज़ है, ये तो करना ही है। उसके बाद चॉइसेस हैं कि जो ज़िंदगी में करने करो। उसके बाद 10, 150 मतलब 100-150 चॉइसेस उसके बाद आपके पास है। 100-150 जगह पर आप सर्विस कर सकते हो, लेकिन जो काम है उतना तो करना है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो पूरी करनी है। एक बच्चा है, सर मुझे सर्जन बनना है, मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, सर मुझे वो जो है वो उस तरह से यूरोलॉजिस्ट मुझे बनना है, सर मुझे सर्जन बनना है, तो भाई बनोगे यकीनन, लेकिन उसकी जो प्रीरिक्विजिट वो है, डिग्री है एमबीबीएस, वो तो करनी है ना। एमबीबीएस में एनरोल तो होना है, एमबीबीएस करने के बाद आप कार्डियोलॉजिस्ट बनोगे, है ना, उसके बाद आप जो है वो सर्जन बनोगे, उसके बाद ही जो है वो आप जाकर डिफरेंट जो न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह, न्यूरो सर्जन जो भी बनना है वो बनोगे ना। सर मुझे बड़ा वो करना है, मतलब कुछ भी कि सर मैं चाहता हूँ जिस तरह से नासा में कोई इंजीनियर काम कर रहा था मुझे भी करना है। नासा के इंजीनियर बनने के लिए यहाँ से पहले आपको इंजीनियरिंग करना ज़रूरी है, उसके बाद आप नासा को सर्व करो, आप सर्न को सर्व करो, यूरोपियन लेबोरेटरीज़ को जहाँ पर सर्व करो, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर। प्रीरिक्विजिट नॉलेज से पीछे नहीं हटोगे कभी भी। शॉर्टकट लोग ढूंढते हैं कि नहीं सर शॉर्टकट मिल जाए कोई, सर फला जगह पर अप्रेंटिसशिप हो रही है, फला जगह पर इंटर्नशिप हो रही है, फला जगह पर सर 2 महीने सिखाने के बाद सर जॉब दे दे रहे हैं, वहाँ जाएंगे हम। मैं समझता हूँ कि वो भी सही है, हैंड टू माउथ इंसान के लिए। आप तो हैंड टू माउथ नहीं होना भाई, जब तक जान है, जब तक घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, जब तक आपके घर वाले आपके साथ हैं, आप कोशिश करो आप एक स्टैंडर्ड तरीके से चलो। और खुदा ना खास्ता मसला अगर आता है तो यार फिर तो जब बंदा हैंड टू माउथ है तो फिर देख लेंगे। हैंड टू माउथ नहीं हो तो यार फिर बिला वजह अपने आप को ना ज़ाया नहीं करो, वेस्ट नहीं करो बिला वजह की चीज़ें सोच कर, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, और इंशाल्लाह इस एक उस पर फ़ख्र होगा तुम्हें। हमारे लोगों को अकल का बात है, ठोकर खाने से अकल आती है। जब गुजर जाते हैं ना, जब वो कुछ कर लेते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड था मेरा, वो लाइक उसने सुपारको से कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद वो चला गया सुपारको में, उसने जॉब भी की अच्छी खासी, लेकिन उसको बाद में उसको ऐसा लगा कि नहीं सर मुझे जो है, मुझे वो तो मेरा दोस्त था, तो उसने कहा कि यार नहीं यार मुझे जो है वो ये करना चाहिए था कि इंजीनियरिंग करनी चाहिए, तो उसके बाद मुझे जाना चाहिए था, जबकि उसकी अच्छी पोस्ट है। उसने कहा कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा कर सकता था, लेकिन मैंने जल्दी के चक्कर में डिप्लोमा कर लिया और उसके बाद जॉब पे लग गया, और आज मुझसे ज़्यादा जूनियर, वो मैं कम ग्रेड पर मुझसे ज़्यादा जूनियर है, मुझसे ज़्यादा अच्छे ग्रेड पर इंजीनियरिंग करके हायर हो रहे होते हैं। तो होता है ऐसा ही है, बाद में जाकर अफसोस होता है, उस वक्त तो बड़ा मज़ा आता है, हम भी बड़ा रिस्क करते हैं तो उस पर अब यार बेहतरीन यार हम तो यहाँ पे पढ़ाई में लगे हैं, तो जॉब भी करना शुरू कर दिया। लेकिन एक टाइम आता है कि जब उस बंदे को लगता है नहीं यार मैं उससे भी ज़्यादा बेहतर जा सकता था, है ना भाई। तो ये होता है, अभी के फैसलों पर नहीं चलो, जो स्टैंडर्ड मॉडल है मैं बता रहा हूँ हमेशा वो फॉलो करो, बात समझ आ रही है। तो ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए सेम है, ठीक है ना। भी कुछ करो एटलीस्ट, जब पढ़ोगे अच्छा नहीं ना, मुल्क के लिए अच्छा तभी करोगे। गवर्नमेंट पढ़ाई चाहती है आपकी, गवर्नमेंट बोलती है CSS करना है अगर, है ना, अगर आपको ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करनी है तो आपको कोई ना कोई ग्रेजुएशन करनी ही करनी है, और आपको CSS का टेस्ट क्वालिफाई करना ही करना है। इन 2 प्रीरिक्विजिट नॉलेज के बिना आप ब्यूरोक्रेसी नहीं ज्वाइन कर सकते। आप जितने मुंह के फायर हो अपने इलाके में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे मुंह के फायर है ना, कुछ नहीं, बैठे हुए यहीं पर सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट ही कर रहे होते और क्या कर रहे होता है। लेकिन वही ना कि कुछ जो करेगा वो का जो ये 2 काम कर लेगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, CSS का टेस्ट क्वालिफाई करेगा, वही ब्यूरोक्रेट बनेगा। वो मुंह से बोलेगा फिर नहीं, वो करके दिखाएगा। वो डिप्टी कलेक्टर लगेगा, कलेक्टर कमिश्नर लगेगा, SDM लगेगा, वो लगेगा फिर आगे जाकर। फिर वो अगर पढ़ा लिखा लग गया हमारे उर्दू स्पीकर्स में से, हमारे लोगों में से कोई लग गया, और तो फिर जाहिर सी बात है काम भी वो अच्छा करेगा। लेकिन हमारे यहाँ लोग इस तरफ जाते ही नहीं है। हमारे यहाँ भाई डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद वो तो उसमें ही बनना है, लेकिन उसके बाद भी प्राइवेट जॉब ज्वाइन करके ज़िंदगी ख़त्म कर देनी है, सिविल सर्विसेज की तरफ नहीं आना, तो वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक रिकमेंडेशन है जिसमें बताता हूँ। गर्ल्स भी जा सकती हैं। अभी हमारी SDM जो लगी हुई है वेस्ट की, वो फीमेल है। तो हमारे यहाँ जो अभी डिप्टी कमिश्नर है DC फीमेल है वो, और ज़्यादा एज भी उनकी नहीं देखा जाए तो फीमेल भी लगती हैं भाई CSS करके क्वालिफाइड। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल ही लगते हैं भाई CSS करके, ऐसा कुछ नहीं है। और भरम ऐसे है कि एक खुद चल रही है तो पीछे 4 गाड़ी पुलिस की रेंजर्स के आगे पीछे चल रही है, ऐसे है ना। तो एक लड़की है सिर्फ, ये भरम है ना भाई, और क्या, लड़की हो के ये भरम, बड़ी बात है। हमारे एक पुलिस वाला नहीं चलेगा हमारे साथ पे, सही बात है ना। तो फिर हर कोई कर सकता है। तो मैं बता रहा था हैवी गैस ऑयल C30 से C40। तो हैवी गैस ऑयल दैट इज़ के वो क्या है कि उसकी क्रैकिंग करके हम उसको फर्दर अच्छे काम में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सबसे एंड में सॉलिड मटेरियल हमारे पास निकल जाता है C40 और उसके अबव।
और उसमें वो एसफाल्ट होता है। एसफाल्ट मतलब आपका डामर, मतलब डामर होता है जिसको हम रोड पे जो है वो मतलब के रोड्स वगैरह बनाने के लिए डामर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ हमारे पास इसमें जो है वो आप याद कर लो, मैं फिर बता दे रहा हूँ। उसमें सबसे ऊपर से आपके पास पेट्रोकेमिकल निकले, C1 से C4 तक भी नैप्था निकला, C5 से C10 तक गैसोलीन, C10 से 16 तक कैरोसिन, 14 से 20 तक डीजल, 20 से 30 तक आपके पास लुब्रिकेंट्स, मोबिल ऑयल, 10 से 16 क्या यस वो इसके बीच में ही कहीं ना कहीं लाई कर रहा होता है, परसेंटेज है, प्रोपोर्शन है, इसलिए मिक्स हो रहा है। 20 से 30 तक लुब्रिकेंट से 30 से 40 तक हैवी गैस वाले, 40+ पे अगर आप जाओगे तो फिर वो एसफाल्ट है, ये डामर है। एटलीस्ट याद रखें, क्या पता आपसे पूछ ले हमसे कि उसके वाले से कि इतने कार्बन से इतना कार्बन रेंज पे कौन सा फ्रैक्शन आता है पेट्रोलियम का, तो वो कुछ है। और भी 500 फ्रैक्शन होते हैं, 500 का टाइम नहीं है असल में। अच्छा, क्रैकिंग है और सिंपल एक लाइन है। क्रैकिंग मतलब तोड़ना। क्रैकिंग कौन सा प्रोसेस होता है? जिसमें हैवी हाइड्रोकार्बन को लाइटर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक कर देते हैं। भारी हाइड्रोकार्बन को हल्के हाइड्रोकार्बन में ब्रेक करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड क्रैकिंग। ठीक है। अब क्रैकिंग असल में हमारे पास दो तरह की होती है, थर्मल क्रैकिंग भी होती है, कैटालिटिक क्रैकिंग भी होती है। थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग में क्या होता है, आप हीट देकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आप हीट देते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग में कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं आप, और कैटलिस्ट दो मिक्सचर होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिका, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिका। ये दो कैटलिस्ट इस्तेमाल करके भी आप हैवी हाइड्रोकार्बन को लाइटर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक कर सकते हैं। तो थर्मल क्रैकिंग है, कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटलिस्ट ये है। क्रैकिंग करते क्यों है? चूँकि आपको पता है कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो हमें मिलता है गैसोलीन, वो बहुत कम मिलता है, मतलब 20% तक मिलता है बस, बाकी 80% आपको अदर मटेरियल मिल रहे होते हैं जो आप कितना यूज़फुल नहीं है। दुनिया को चाहिए गैसोलीन, दुनिया पागल है पेट्रोल के लिए, तो दुनिया को तो चाहिए गैसोलीन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो हैवी कंपाउंड्स हैं ना, उनको भी ब्रेक डाउन करके, तोड़ के, डिकम्पोजिशन करके छोटे या हल्के कंपाउंड में डिकम्पोज करते हैं, हल्के हाइड्रोकार्बन में डिकम्पोज करते हैं। जैसे C16H34, इसको जब हीट किया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये ब्रेक हो जाएगा कंपाउंड में। अच्छा, दो कंप्लीट हाफ में ब्रेक नहीं होता, ये आप जानते हैं ना। C8H17 में ब्रेक नहीं होगा, ये C16H34 है ना, तो ये C8H17 में ब्रेक नहीं होगा, बल्कि एक अल्केन बनेगा, एक अल्कीन बनेगा। तो एक जो है वो क्या बन जाएगा, C8H17 से कम, से पहले एक बढ़ा दो 18 प्लस C8H, अब एक कम कर दो 16, तो ऑक्टेन बनेगा और ऑक्टीन बनेगा। तो जब भी हमारे पास किसी अल्केन की क्रैकिंग की जाती है तो क्रैकिंग करने के नतीजे में एक अल्केन बनता है, एक अल्कीन बनता है। दोनों रेडिकल्स नहीं बनेंगे, बिल्कुल 150% नहीं कर देना, बल्कि एक में एक कम करने, एक में बढ़ाना है। 50-50 क्यों नहीं कर रहे हैं? चूँकि आप जानते हैं बॉन्ड कंप्लीट नहीं होगा फिर, चूँकि वो अल्काइल रेडिकल दो बन जाएंगे। रेडिकल्स में तो बॉन्ड कंप्लीट नहीं होता ना, जैसे आप देख रहे हो ना इस तरह से C4H10 है। अब आप बोलोगे सर ये तो ऐसे करके कर लेना, सिंपल आसान है, ज़िंदगी आसान हो गई। ये देखिए आधा आधा कर दे पूरा, सही मैं मान लिया, हो गया आधा आधा। बॉन्ड कंप्लीट कहाँ हुआ? सीट इथाइल रेडिकल है, ये इथाइल रेडिकल है, इसमें कुछ जुड़ेगा तो बॉन्ड कंप्लीट होगा ना। तो ये क्या होगा असल में, क्या होगा, C4H10 को जब करेंगे तो C2H6 प्लस C2H4, इथेन और इथीन का कॉम्बिनेशन बनेगा ना, तो एक अल्केन और एक अल्कीन बनेगा। ठीक है, तो ये होता है जब क्रैकिंग होती है। अब इसमें आपकी मर्जी, थर्मल क्रैकिंग कर लो, कैटालिटिक कर लो, दोनों में से हीट देकर कर लो या चाहे तो आप कैटलिस्ट यूज़ कर लो। क्लियर है? एक अल्केन एक अल्कीन बनता है, इतना याद रखो बस। अच्छा, आपको ये भी पता है कि जो गैसोलीन जो निकलता है, जो पेट्रोल निकल जाता है पेट्रोलियम से, अब वो क्या होता है, जो अगर नॉन रिफॉर्म्ड अगर पेट्रोलियम है तो वो बहुत तेज़ी के साथ जलता है, वो बहुत तेज़ी के साथ जलता है और वो नेक फ्यूल नॉकिंग क्रिएट करता है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एन ऑक्टेन है, नॉर्मल ऑक्टेन है। एन मतलब सारे कार्बन चेन के अंदर एन ऑक्टेन है, ये सारे कार्बन चेन के अंदर है, टोटल 8 कार्बन। जब इसको आप जलाओगे तो ये बहुत तेज़ी के साथ जलेगा, शोर की आवाज़ पैदा करेगा इंजन में और इंजन को ख़राब करेगा रैपिड कंबस्शन की वजह से। इसी प्रोसेस को कहा जाता है नॉकिंग या फ्यूल नॉकिंग, जिससे इंजन ख़राब भी होता है और ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन भी होती है, फ्यूल भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये नॉन रिफॉर्म्ड पेट्रोल होता है, गैसोलीन होता है, ईरानी पेट्रोल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ईरान बॉर्डर से जो आता है नॉन रिफॉर्म्ड होता है वो।
हमारे पास अच्छा एन ऑक्टेन कहलाता है, नॉर्मल ऑक्टेन, ठीक है, स्ट्रेट चेन में होता है ये। अब इसी के ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज किया जा सकता है, तो फिर वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस वाला होता है गैसोलीन, है ना। गैसोलीन आप अगर आप देखोगे तो हाई ऑक्टेन गैसोलीन में मिलता है ना भाई। तो ये शेल पंप से अगर आप जाओगे 4 नंबर से, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको हाई ऑक्टेन भी मिलेगा, जिसमें वी पावर जिसको कहते हैं ना, वो महंगा भी होता है, रेट ज़्यादा है, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो वो क्या किया जाता है, रिफॉर्मिंग की जाती है गैसोलीन की। गैसोलीन कैसे कहते हैं, गैसोलीन इज पेट्रोल, अमेरिकन जो है वो गैसोलीन कहते हैं, और ये क्या कहते हैं, ये ब्रिटिश क्या कहते हैं, पेट्रोल कहते हैं। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश। अमेरिकन जिस चीज़ को गैसोलीन कहते हैं उसी चीज़ को ब्रिटिश लोग पेट्रोल बोलते हैं। तो पाकिस्तान ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं इसलिए पेट्रोल लिखा होता है, लेकिन वो कंपनीज जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड पर चलती हैं वो गैसोलीन लिखती हैं, जैसे बाइको पेट्रोलियम, है ना, बाइको पेट्रोलियम जैसे है, तो बाइको पर बोर्ड ऑफिस पर जो है तो बाइको पे गैसोलीन लिखा होता है, गैसोलीन इतने रुपीज़ लीटर। आप बोलते हैं गैसोलीन क्या लिखा हुआ कहीं, तो वो अमेरिकन स्टैंडर्ड, पेट्रोल को गैसोलीन कहते हैं। तो गैसोलीन की रिफॉर्मिंग मतलब होता है इंप्रूवमेंट, बेहतर बनाना, इम्प्रूव कर देना। तो स्ट्रेट चैनल केन बहुत तेज़ी के साथ चलते हैं भाई, स्ट्रेट चैनल केन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देना, इसकी ब्रांचिंग कर देना ही कहलाता है क्या, रिफॉर्मिंग। स्ट्रेट चैनल केन को ब्रांच चैनल केन में कन्वर्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। और इसके लिए हम नॉक इनहिबिटर या एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं फ्यूल नॉकिंग को प्रिवेंट करने के लिए। और कैसे प्रिवेंट करता है, स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करके, और उसके लिए एंटी नॉकिंग एजेंट या नॉक इनहिबिटर इस्तेमाल करते हैं। शुरू में क्या इस्तेमाल होता था, टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड शुरू में इस्तेमाल किया करते थे एंटी नॉकिंग के लिए, लेकिन चूंकि लेड आप जानते हैं कैसा होता है, पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है, तो लेड के, और इस वजह से जब शुरू में पेट्रोल का कलर जो है वो थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का आया करता था, ठीक है, और अब कैसा आता है, ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो पहले पेट्रोल इंडियन था, पाकिस्तानी हो गया, इस तरह से कहते हैं ना। तो पहले ऑरेंज टाइप का होता था, वो कस्तूरी कलर जैसे, क्या बोलते हैं, केसरी कलर, सॉरी केसरी कस्तूरी तो अलग चीज़ है, केसरी कलर होता है ना, जो हिंदुओं का कलर होता है, पहले उस कलर का होता था, अब जो है वो मुस्लिम कलर ग्रीन टाइप में आ गया, ठीक है। तो हाँ, मदनी पेट्रोल अच्छा, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि आपके पास कि ये जो टेट्राइथाइल लेड है, ठीक है, टेट्राइथाइल लेड है C2H5 उसके बाद PB, तो ये लेड है और ये टेट्राइथाइल है। तो ये पहले इस्तेमाल किया था, टॉक्सिक होने की वजह से ख़त्म, बैंड कर दिया गया। तो अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिलिकेट कैटलिस्ट को, सिलिकेट कैटलिस्ट है अब ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से पेट्रोल का कलर जो है वो ग्रीनिश टाइप का हुआ है। एनॉक अच्छा करता है क्या है, टेट्राइथाइलेड या कोई भी नॉक इनहिबिटर ये इसमें ब्रांचिंग कर देता है। देखो ऑन ऑक्टेन है ना, फॉर्मूला है C8 और H डबल करके 2 बढ़ाओ, 16 और 2 18, C8H18, यही ऑक्टेन, एन ऑक्टेन। अब इसके ब्रांचिंग जब करेंगे तो देखो ये नेमिंग, अगर नोमेनक्लेचर आपने सेकंड हैंड में पढ़ लिया है तो अगर नेमिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो देखो यहाँ पर टोटल 7, 2, 3, 4, 5, 6, 8 कार्बन है और 18 यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन होंगे। तो देखा जाए दोनों आइसोमर्स एक दूसरे के, और कौन सा आइसोमर्स है, चेन आइसोमर्स है, स्केलेटल आइसोमर है ना भाई, कार्बन की चेन में मसला है, वरना तो फार्मूला सेम है। तो बाकी इसमें स्ट्रक्चर इसका चेंज हो रहा है। तो यहाँ देखो ब्रांच दिख रहा है आपको, 1, 2, 3 ब्रांचेस के अंदर आपको दिख रहा है। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना अच्छा गैसोलीन होगा, उतनी अच्छी एफिशिएंसी देगा। और ये नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या कहलाता है, ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर पूछे, ऑक्टेन नंबर क्या है, तो कितने इस स्ट्रेट चेन को आपने कितने ब्रांच आप इसमें अलॉट कर दिए। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग की जाएगी उतना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर हाई होगा, उतना पेट्रोल एफिशिएंट होगा, उतना स्लो चलेगा, उतना ज़्यादा वो कम नॉकिंग की रेट करेगा और उतना ही महंगा भी होगा, एक्सपेंसिव भी होगा, जितना ज़्यादा आपने इसको ब्रांचिंग कर दी। क्योंकि वो बार बार इंडस्ट्री में आपको उसको करना पड़ेगा ना, बार बार इसकी रिफॉर्मिंग करनी पड़ेगी, तो बार बार इसके रेट्स बढ़ते रहेंगे, समझिए। तो गैसोलीन की किस तरह से इंप्रूवमेंट की जाती है। ईरानी पेट्रोल जो आता है, ईरानी पेट्रोल वो डायरेक्ट एन ऑक्टेन होता है, सस्ता मिल जाता है इसलिए, लेकिन आपके इंजन को जल्दी ख़राब कर देता है। लेकिन रिफाइंड पेट्रोलियम जो होता है उसको रिफॉर्म भी किया जाता है, इसलिए कहा जाता है हाई ऑक्टेन डलवाया करें। हाई ऑक्टेन से क्या होता है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस भी सही रहती है और उसके अलावा इंजन भी ख़राब नहीं होता है। क्लियर है, बोलो बच्चे। ये कंप्लीट इसने सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट नॉर्मल इस्तेमाल किया था। कंपाउंड जो होता है ना सिलिकेट, तो आइन है ना, एल्यूमिनियम सिलिकेट इस्तेमाल करता है। लेड पॉइजनस होता है। पीबी पॉइजनस किस तरह होता है, देखो लेड जो है ना, लेड पॉइजनिंग क्रिएट करता है। पूरे रोमन एम्पायर को तबाह कर दिया इस लेड ने भाई,
ठीक है, इतने ही खतरनाक कंपाउंड थे। रोमन एम्पायर बड़े दिलेर थे, होते थे भाई, शेर से लड़ जाते थे, बताया था ना ग्लैडिएटर्स। तो रोमन्स को कोई हरा नहीं सका दुनिया में, लेकिन वो कुदरत के उस लेड एक एलिमेंट से जो है वो हारे, ठीक है, जो पूरे एम्पायर तबाह हुई रोमन्स की। तो उसके बाद मुसलमानों ने फिर आखिरी कील ठोक दी। जंग यरमूक जब हुआ तो जंग यरमूक जो शाम में थे, मुसलमान खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की सरकर्दगी वो भी ख़त्म हुए। तो पहला काम लेड का था जिसने कमज़ोर किया। फिर मुसलमान जब आए हज़रत खालिद बिन वलीद, तो उन्होंने आखिरी कील ठोकी और रोमन का सफाया कर दिया पूरे यूरोप से। तो एक बड़ी अच्छी कहानी उसकी पूरी। तो रोमन्स, तो जो लेड है ना, लेड टॉक्सिक किस वजह से होता है, ठीक है, लेड की टॉक्सिसिटी किस वजह से होती है। जब तक आप स्टोरी से जोड़ोगे नहीं ना कॉन्सेप्ट को, तब तक आप कॉन्सेप्ट को लाइफ टाइम याद नहीं रख पाओगे। स्टोरी से जोड़ दो, ज़िंदगी की आखिरी सांस में भी आपको पता होगा ये काम किस वजह से हुआ था, ठीक है। टॉक्सिक क्यों होता है, तो टॉक्सिसिटी लेड की होती है, लेड पॉइजनिंग उसको हम कहते हैं, लेड पॉइजनिंग। इससे लेड के पिगमेंट्स वगैरह भी जो है वो बैन कर दिए गए दुनिया से। लेड पिगमेंट्स होते हैं वो भी बैन किए गए, लेड के बेस सारे कंपाउंड बैन किए गए। लेड जो होता है वो टॉक्सिक नेचर का होता है, और उसकी टॉक्सिसिटी की मेन वजह, उसकी टॉक्सिसिटी की बुनियादी वजह क्या होती है कि ये जब आप कोई भी पानी, मिसाल के तौर पे आपने खाने या फूड के थ्रू आपने लेड को इनटेक कर दिया, आपने लेड को खा लिया। जब लेड खा लोगे तो जाहिर सी बात है ब्लड, जो भी चीज़ आप खाते हो आपके ब्लड उसको रिसीव करता है, ब्लड रिसीव करेगा। अब ये लेड क्या होता है कि ब्लड में पहुंच जाता है। अब ब्लड के अंदर, ब्लड को ज़रूरत होती है आयरन की, Fe+3 की, और Fe आयरन के आयंस और लेड के आयंस क्या होते हैं ना, बिल्कुल ज़्यादा सिमिलर होते हैं। मतलब जो आपका जो ब्लड है वो इस पर फ़र्क नहीं कर पाता लेड पर और आयरन पे। वो ये समझता है कि जो आयंस आ रहे हैं ना ये आयरन के आयंस हैं, और वो लेड को सिंथेसाइज कर लेता है। जब वो लेड को सिंथेसाइज कर लेता है तो लेड ब्लड के साथ मिलकर एक पॉइजनस कंपाउंड बना के पूरे बॉडी में इन्फेक्शन पैदा करना शुरू कर देता है। तो ये एक बड़ा डेंजरस मौजू होता है जिसको लेड पॉइजनिंग हम मेडिकल साइंसेस के अंदर कहते हैं, लेड पॉइजनिंग। तो वो पूरा खून चेंज करना पड़ता है उसके लिए, पूरा ब्लड निकाल के एक एक कुतरा पे नया ब्लड डालना पड़ता है उठा के। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ एक होती है लेड पॉइजनिंग। इसलिए लेड को टोटली बैन किया गया, हर चीज़ के अंदर से लेड को बैन किया गया है कि लेड के कंपाउंड्स नहीं होने चाहिए। चाहे वो पेंट के अंदर से भी हटाया गया, लेड चेंबर प्रोसेस हमारा हुआ करता था सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन में, वो हटा के कॉन्टैक्ट प्रोसेस डाला गया। इस तरह से टेट्राइथाइल लेड को हटा के सिलिकेट कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया गया। लेड बेस्ड दुनिया से सारी चीज़ों को EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने बैन किया हुआ है टोटली। किसी भी चीज़ पर अगर लेड की 1% कंटेंट भी दिख जाएगा तो उसको ISO सर्टिफिकेशन नहीं मिलती है, उस इंडस्ट्री को बैन किया जाता है। और गवर्नमेंट, बड़ा पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत सख्त स्टेप लेती है इस चीज़ पर, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, ठीक है। और यही लेड पे, लेकिन छोटे मोटे कंपनीज, आपको पता है पाकिस्तान में चेक एंड बैलेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादातर हम लेड ना ब्लैक इस्तेमाल करते हैं। उसमें लेड हमारे इस्तेमाल पता है कहाँ होता है आजकल, जो अखबारी कागज़ होता है ना, न्यूज़पेपर्स, उसके अंदर इस्तेमाल होता है। कभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के एक तो जंग वगैरह उसमें नहीं। तरीका ये ना कि अखबार पे आप क्या करो, अखबार है ना, अखबार है उस पर आप उंगली आप फेरो ना उसके ऊपर, उसको रब करो उसकी हरूफ को, अगर वो मिट नहीं रहे ना तो फिर वो सही है, प्रिंटिंग हुआ। जैसे जंग में सस्ते अखबार का भी आप उठाओ ना, उसमें उंगली फेरोगे ना मिट जाएगा, वो फैल जाता है उसका इंक पूरा। वो लेड होता है, बहुत डेंजरस होता है वो। और उसी लेड को हमने देखा है कि लोग उसको, जो चिप्स है ना, आलू के चिप्स वगैरह है, उसको बनाने के लिए उसमें भी रख कर उसको बेच रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ों को, समोसे वगैरह को। तो वो उसमें वो लग रहा होता है ना, तो वो बहुत डेंजरस होता है बॉडी के लिए, लेड पॉइजनिंग। तो ये इस पर ध्यान नहीं जाता लोगों का, वरना नहीं, मैंने देखा है ऐसा चिप्स वालों को कि इस चीज़ में वो फ्रेंच फ्राइज देते हैं। तो ये कागज़ में कभी भी नहीं लेना चाहिए, ख़ास तौर पर अखबारी कागज़ में तो कभी नहीं। नॉर्मल कागज़ पे ले लें, जिस तरह के कागज़ है ना, रजिस्टर के कागज़ यूज़ कर लें। और यहाँ तक कि अखबारी कागज़ पर पुलिस भी मना करती है, पुलिस देख लेती है तो पकड़ लेती है, सारा उठा के ले जाती है। तो पुलिस को भी मना करती है, अखबारी कागज़ में कुछ नहीं बेचना चाहिए क्योंकि वो लेड होता है उसके अंदर ज़्यादातर। समझ में आ गई बात भाई, क्यों लेड पॉइजनस है, टॉक्सिक क्यों है? क्यों सर नहीं है क्या? अरे क्या शाना है मुझे, स्कूल से मैं ऑफ करके आया हूँ, वहाँ पेरेंट्स परेशान हो रहे होंगे। पॉलीमराइजेशन भाई क्या प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन? मोनोमर्स का पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाना। स्मॉल मॉलिक्यूल बहुत सारे जुड़े, बिग मॉलिक्यूल बना ले, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। क्लियर? मोनोमर्स ऐड होके पॉलीमर बना लेते हैं, लाइटर मॉलिक्यूल ऐड होके हैवी मॉलिक्यूल बना लेते हैं। रिवर्स है क्रैकिंग का, ये क्रैकिंग में उल्टा होता है ना, उसमें भारी मॉलिक्यूल टूटता है छोटे में, या छोटे जोड़ते हैं भारी मॉलिक्यूल बनाते हैं। दो तरह की पॉलीमराइजेशन हो सकती है। पॉलीमराइजेशन दो तरह की होती है, एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन भी हो सकती है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी हमारे पास जो है वो हो सकती है। अब एडिशन और कंडेंसेशन में क्या एक मेजर डिफरेंस मौजूद है?
एडिशन में क्या होता है, मोनोमर्स ऐड होकर पॉलीमर बनाते हैं पाई बॉन्ड के ब्रेकेज से, पाई बॉन्ड को टूटने से, बाय द ब्रेकेज ऑफ पाई बॉन्ड। मोनोमर से ऐड होते हैं, पाई बॉन्ड को टूटने से पॉलीमर बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे इथीन का पॉलीथीन में कन्वर्ट होना, ऐसा ही होता है ना भाई। इथीन का ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड टूटता है, अगले कार्बन से जुड़ जाता है, इस वजह से लॉन्ग कार्बन की चेन बन जाती है। दैट इज द पॉलीमर ऑफ इथीन, सो इसको हम पॉलीइथीन कहते हैं। तो पॉलीइथीन एक एडिशन पॉलीमर है, किसका, इथीन का, दैट्स उसको पॉलीइथीन कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर में कहीं पर आपको इथीन जैसा कुछ नहीं दिख रहा। पॉलीइथीन कहने का मतलब ये पॉलीमर इथीन का है, और चूंकि इथीन की एडिशन से बना है, इस वजह से सारे पाई बॉन्ड टूट गए यहाँ पे, ठीक है। तो पॉलीथीन नॉर्मली जो शॉपिंग बैग्स वगैरह, थैलियाँ वगैरह होती हैं, वो पॉलीथीन की बनती हैं। एडिशन में समझ गए क्या होता है, मोनोमर्स ऐड होते हैं, और कैसे ऐड होंगे, बाय द ब्रेकेज ऑफ पाई बॉन्ड, बस इतनी सी बात। तो क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी और होते हैं, हमारे PVC होता है हमारे पास, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो भी हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन से जो है वो बन रहा होता है। बाकी डिफरेंट और टाइप्स की हम पॉलीमराइजेशन डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 जब मैं बताऊंगा आपको प्लास्टिक्स, तो उसके अंदर मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिक्स का बताऊंगा, टेफ्लॉन क्या होता है, ये सब चीज़ें, स्टाइरीन वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो अभी का टॉपिक हमारा नहीं है फिलहाल, ठीक है। अभी जैसा आप एक एग्जाम्पल समझ लो, दैट्स इट। इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ना, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करनी। कंडेंसेशन सेकंड टाइप, इसमें मोनोमर जब ऐड होते हैं ना, अच्छा एडिशन में भी ऐड होते हैं, मतलब मिलते हैं, इसमें जब कंडेंसेशन में आपस में मिलते हैं तो सिंपल मॉलिक्यूल्स की एलिमिनेशन हो जाती है, जैसे कि वाटर निकल जाता है। एडिशन में क्या था, देखो एडिशन में क्या था कि कोई बाय प्रोडक्ट आपका नहीं निकलता, बस डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ना एक बाय प्रोडक्ट आपका, जैसे वाटर वगैरह निकल रहा होता है। तो वो पॉलीमराइजेशन जिसमें मोनोमर्स पॉलीमर में कन्वर्ट होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से, जैसे कि वाटर मोस्टली क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है भाई, बेकलाइट। बेकलाइट एक कंडेंसेशन पॉलीमर है भाई, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का। तो दिस इज फिनॉल, ये दो फिनॉल के मॉलिक्यूल्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। एक पहला फिनॉल, ये दूसरा फिनॉल, और ये बीच में आपको दिख रहा है क्या, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ये दिख रहा है, होता क्या है इधर से कि ये हाइड्रोजन कौन सी चीज़ H2 वाटर रिमूव होता है ना, कहाँ से रिमूव करें, एक यहाँ से रिमूव कर लेते हैं हाइड्रोजन, एक यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से रिमूव कर लें, यहाँ से रिमूव कर लें, ऑक्सीजन रिमूव कर लें, H2O रिमूव हो जाएगा, और ये CH2 जो है वो क्या होगा, इनके साथ बीच में लिंक कर जाएगा CH2, ठीक है भाई। तो यहाँ से फिर मैं बता रहा हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला बेंजीन से, फिर ये ऑक्सीजन निकला, वाटर बन गया H2O, और ये CH2 उसके साथ लिंक कर गया, और आगे फिर CH2 की तरह एक लंबी चेन चल रही है। एक मैक्रो मॉलिक्यूल है ना, एक पॉलीमर है। तो ये बहुत सारे इस तरह फिनॉल CH2 फिनॉल CH2 फिनॉल CH2 फिनॉल CH2 ऐसे चलता जा रहा है। इसको हम लोग कहते हैं बेकलाइट। बेकलाइट हार्ड प्लास्टिक होता है ना, हार्ड प्लास्टिक होता है, ये कचकड़ा जिसको बोलते हैं, ये जिससे स्विच बनती है, ठीक है, दैट इज बेकलाइट, कचकड़ा, हार्ड प्लास्टिक। क्लियर। कंडेंसेशन में क्या होता है, मोनोमर्स मिलते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर एलिमिनेट हो जाता है, जबकि एडिशन में कोई चीज़ एलिमिनेट नहीं होती, बस जुड़ जाते हैं पाई बॉन्ड के ब्रेकेज से, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऑल दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स के जो टाइप्स हैं, अगर हम इसकी बात करें कितने तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो उसके सबसे पहले तो इसके दो टाइप्स हमारे पास निकलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द टू मेन टाइप्स, मेन कैटेगरीज। फर्स्ट इज कॉल्ड open chain hydrocarbons, ठीक है। while the next one is closed chain hydrocarbons, तो एक हमारे पास है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, एक हमारे पास है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि अगर सारे कार्बन है तो सारे कार्बन स्ट्रेट लगे हुए, ओपन चेन है। और क्लोज चेन का मतलब अगर 4 कार्बन है तो चारों कार्बन रिंग, मतलब इस तरह से इंक्लोज लगे हुए रिंग की सूरत में। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को एक और नाम देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, ठीक है। अब ओपन चेन के अंदर फर्दर जब हम जाएंगे तो ओपन चेन के अंदर फर्दर हमारे पास फिर दो कैटेगरीज आएंगे उसके अंदर।
फर्दर इसकी दो कैटेगरी हैं, एक हमारे पास कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ना व्हाट इज़ द डिफरेंस? अच्छा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में फ़र्क क्या है? सैचुरेटेड में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा और अनसैचुरेटेड के अंदर जो है वो पाई बॉन्ड होगा। ये फ़र्क है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, कि इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड और इसमें पाई बॉन्ड होगा मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास एक होता है जिसका लोग बोलते हैं अल्केन, और अल्केन के बारे में आप जानते हैं, अल्केन इसमें कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और उसको जनरल फार्मूला होता है, वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ये जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको अल्केन कहा जाता है। पहला मेंबर इसका आ जाता है CH4 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। हाँ, C2H दूसरा मेंबर आता है, उसको इथेन कहते हैं। अब जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है आप जानते हैं ना कि सैचुरेटेड सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये सारे के सारे स्टेबल होते हैं। अल्केन्स की बात करें ना तो अल्केन्स भी सारे स्टेबल होते हैं। इन्हीं अल्केन्स को एक और नाम भी हम देते हैं, इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स भी कहा जाता है अल्केन्स को। पैराफिन क्यों कहते हैं? पैरा का मतलब होता है लेस और फिन का मतलब होता है रिएक्टिव, चूँकि कम रिएक्शन करते हैं दैट लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम उनको पैराफिन्स भी कहते हैं। सही है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात की जाए तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास दो होते हैं, एक हमारे पास होता है अल्कीन और एक हमारे पास क्या होता है, अल्काइन। क्या डिफरेंस है अल्कीन और अल्काइन में? अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या निकलेगा, CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। यहाँ इसका पहला मेंबर पॉसिबल नहीं होता, आप जानते हैं अकेला कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, तो एटलीस्ट दो कार्बन से अल्कीन स्टार्ट होता है। उसका जो पहला मेंबर होता है वो क्या होता है, C2H4 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथीन। दूसरा मेंबर होता है C3H, डबल करने से हाइड्रोजन को क्या हो जाएगा, 6, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपीन। और ये इस तरह से फर्दर आगे चलते रहते हैं, ठीक है। जब हम अल्काइन की बात करें तो अल्काइन में पहला मेंबर हमारा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अकेला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता, कम से कम दो कार्बन चाहिए। तो C2H2 मतलब डबल करके दो कम करना पड़ता है इसमें। C2H2 ये क्या हो गया हमारे पास, इथाइन। और C3 डबल किया 6 में से 2 कम किया 4, C3H4 ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोपाइन। इस तरह से ये चलता रहता है। और जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं और इस वजह से क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो अल्केन्स तो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, लेकिन अल्कीन्स और अल्काइंस जो है वो मोर रिएक्टिव होते हैं बिकॉज ये अनस्टेबल होते हैं पाई बॉन्डिंग की वजह से। समझ में आ रही है बात? अब क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की बात की जाए बच्चों, तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन हमारे पास फर्दर फिर दो टाइप्स इसके हमारे पास हैं। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में फर्दर फिर हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास कहलाता है होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एक हमारे पास कहलाता है होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जबकि दूसरा हमारे पास कहलाता है कौन सा, हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। होमो के मतलब होते हैं सेम, हाइड्रो के मतलब होते हैं डिफरेंट। होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होगा, जिसमें ओनली कार्बन इन द रिंग, रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन हो, दैट इज होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और हेट्रोसाइक्लिक क्या होगा, कार्बन प्लस अदर एलिमेंट इन रिंग, रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी अगर आ जाए तो दिस इज हेट्रोसाइक्लिक। तो दिस इज हेट्रोसाइक्लिक। अब मिसाल के तौर पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ कार्बन 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 कार्बन, क्या ये होमोसाइक्लिक है? होमोसाइक्लिक है, चूँकि सारे कार्बन हैं।
अच्छा, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाता हूँ कार्बन 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 नाइट्रोजन, तो क्या ये होमोसाइक्लिक है? ये हेट्रोसाइक्लिक है। जो रिंग के अंदर कार्बन के अलावा भी कोई दूसरा एलिमेंट हमारे पास मौजूद है। और भी देखो, एक हमारे पास कंपाउंड इस तरह से होता है, क्या ये होमोसाइक्लिक है? हेट्रोसाइक्लिक है ये। क्यों? उसमें कौन सा एलिमेंट आपको दिख रहा है? कौन सा दिख रहा है एलिमेंट? जो हाइड्रोजन जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा है, नाइट्रोजन दिख रहा है। इस नाइट्रोजन को हम लोग क्या कह सकते हैं? दिस नाइट्रोजन विल बी कॉल्ड हेट्रो एटम। ये हमारे पास हेट्रो एटम है और ये पूरा हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला होता है, इसका नाम हमारे पास होता है पायरिडीन। ये हमारे पास पायरिडीन है। तो पायरिडीन क्या है? एक हेट्रोसाइक्लिक होता है। दूसरा एक और देखो, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। इसमें क्या दिख रहा है आपको? हेट्रो एटम। इसमें हेट्रो एटम क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन दिख रहा है। ये ऑक्सीजन ऊपर, ऑक्सीजन नीचे। तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरान। तो फ्यूरान एंड पायरिडीन आर द एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज दे कंटेन another element except carbon in their ring। और जिसमें सिर्फ कार्बन है वो क्या है? होमोसाइक्लिक रिंग के अंदर। बस हमारी क्या बता रहा हूँ। अब होमोसाइक्लिक के अंदर फर्दर फिर हमारे पास दो टाइप्स हैं। होमोसाइक्लिक के अंदर फिर हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास कहलाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एक हमारे पास कहलाता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? बेंजोइड्स। इनको हम बेंजोइड्स भी कह सकते हैं और इनको हम नॉन बेंजोइड्स कहते हैं। मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन रिंग लाजमी होगी और इसमें बेंजीन रिंग नहीं होगी। देखें, अगर मैं ये बेंजीन ही बना दूँ तो ये एरोमेटिक है। देख लो ना, ये एरोमेटिक है। बेंजीन रिंग बनाना एरोमेटिक है ना ये। अच्छा, अगर मैं बेंजीन रिंग बनाऊं और इसके साथ OH लगा दूं ऊपर, तो क्या ये एरोमेटिक है? बेंजीन रिंग है उसके अंदर। ये भी एरोमेटिक है। रिंग तो मौजूद है ना बेंजीन की, उसके साथ पहले कुछ भी लगाओ। अगर आप एलिसाइक्लिक को देखो, हाँ बेंजीन सैचुरेटेड है जी। हाँ, ये तो चैप्टर 7 में हमने डिस्कस किया हुआ है ना, रेजोनेंस। क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ ओपन और क्लोज की बात कर, ओपन चेन। ये सारे ओपन चेन है, ये सारे क्लोज चेन है। हमने ओपन और क्लोज क्लास से क्लासिफिकेशन की है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्लास से नहीं किया। समझ रहे हो? बिल्कुल हो सकता है। हाँ, अब जैसे अनसैचुरेटेड बना रहा हूँ एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक में अगर हमने ये कंपाउंड बना दिया तो ये कंपाउंड क्या है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में सारे कार्बन हैं रिंग के अंदर, लेकिन इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग एक स्पेशल टाइप की रिंग होती है जिसमें टोटल 6 कार्बन होते हैं और अल्टरनेट पोजीशन पर क्या होते हैं? पाई बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? होमो के मतलब होते हैं क्या? सेम। और लोगस के मतलब होते हैं रेशो। होमो मीन सेम और लोगस के मतलब होते हैं रेशो। होमोलोगस सीरीज, सेम रेशो वाले सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या कहती है? हमसे कहते हैं कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफर विद अ कांस्टेंट ratio of CH2 or molecular mass 14 AMU forming a series of compound called homologous series। कि भाई किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंसेक्यूटिव मेंबर वो पिछले मेंबर से CH2 के एक कांस्टेंट फ़र्क से मौजूद होते हैं या 14 AMU के एक कांस्टेंट मॉलिक्यूलर वेट के फ़र्क से मौजूद होते हैं और से एक सीरीज़ ऑफ कंपाउंड बनते हैं जिसको हम होमोलोगस सीरीज़ का नाम देते हैं, होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। जितने भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड उठा लो, मिसाल के तौर पे हम अल्केन्स की बात ही कर लें तो अल्केन से CH4 पहला, अब अगला जो अल्केन होगा ना वो CH2 ज़्यादा होगा। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो, क्या बन जाएगा?
उसके अगले में एक और CH2 बढ़ा दो, क्या बन जाएगा? एक और CH2 बढ़ा दो, क्या बन जाएगा? एक और CH2 बना दो, क्या बन जाएगा? इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक पूरी सीरीज़ चल रही है और वो सारी सीरीज़ एक कांस्टेंट CH2 के डिफरेंस से चल रही है। तो ये सीरीज़ कहलाती है होमोलोगस सीरीज़, बिकॉज इसमें आप देख सकते हैं कि CH2 का एक सेम रेशो इनके अंदर मौजूद है। ये भी कह सकते हैं कि हर अगला 14 AMU के फर्क से मौजूद होगा, क्योंकि जब CH2 बढ़ रहा है तो CH2 का क्या मतलब हुआ? 12 + 2 14 AMU के फ़र्क से मौजूद होगा हर अगला एलिमेंट पिछले एलिमेंट से, ऐसा ही है ना? तो ये हमारे पास CH4 है, तो ये अगर निकालोगे तो 14 AMU उसके ज़्यादा, इससे ज़्यादा 14 AMU 14 के फ़र्क से ये ऊपर जा रहा होगा, आगे बढ़ रहा होगा। तो ये हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ बन रही होती है। अच्छा, सीरीज़ के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। जैसे इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन सब की डिफरेंट होती हैं। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है डाउन द सीरीज़, जब हम सीरीज़ में ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है। जैसे पेंटेन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी बनिस्बत मिथेन या इथेन, तो टॉप से बॉटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन केमिकली सब सेम होंगे। तो होमोलोगस सीरीज़ के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं केमिकली सिमिलर होते हैं, फिजिकली डिफरेंट होते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट रेंज टॉप टू बॉटम क्या हो रहा होता है? इंक्रीज़ हो रही होती है, बढ़ती है। जितना नीचे जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती रहेगी। So this we called homologous series. Yes. Yes. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसे कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? कि एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के तमाम जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है आर, और ये बॉन्ड बना के रखता है फंक्शनल ग्रुप के साथ। आर क्या होता है आपके पास? दैट इज CnH2n+1। ये आपके पास लॉन्ग कार्बन चेन होती है, ये आपके पास लॉन्ग कार्बन की चेन होती है, इसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। यही लॉन्ग कार्बन चेन जब किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ता है तब जाकर क्या होता है? उस पूरे कंपाउंड को एक प्रॉपर्टी मिलती है। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज दे रहा होता है। अब वो डिफरेंट कलर्स दे सकता है, डिफरेंट रिएक्टिविटी दे सकता है, डिफरेंट तरह का टेस्ट दे सकता है, स्मेल दे सकता है, हर एक चीज़ डिफरेंट कर सकता है ये। तो फंक्शनल ग्रुप जो मेन फंक्शन सर अंजाम देता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, जो किसी भी कार्बन चेन के साथ जुड़ता है और जुड़ने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास मौजूद हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप इसमें हमारे पास मौजूद है। लाइक उसमें हेलोजेंस भी हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है, बहुत सारे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं। तो ये क्या करता है? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि जब किसी रेडिकल के साथ जुड़ेगा, लॉन्ग कार्बन चेन के साथ जुड़ेगा, तो इस लॉन्ग कार्बन चेन को एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी या एक उसको फंक्शन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है।